हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अड्डा 24/7 क्लास 9 एंड 10 यूट्यूब चैनल। आपका स्वागत करता हूं मैं राघवेंद्र सिंह। इस सेशन में क्लास 10 का चैप्टर 8 जिसका नाम है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस पूरा पढ़ाने वाला हूं, वो भी एक सिंगल वीडियो में। जी हाँ, ये आपका वन शॉट रहने वाला है इस चैप्टर का। तो इस चैप्टर को टोटल हम 3 पार्ट में 3 टॉपिक में पढ़ेंगे, है ना। पहला आप देख रहे हो कि मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन यूज बाय सिंगल ऑर्गेनिज्म यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे और फिर हम रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन ये उठता है कि व्हाई डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन क्यों करते हैं। तो इसका सीधा साधा आंसर है कि अगर ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे तो वो एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, धरती से गायब हो जाएंगे, क्योंकि मरना तो कन्फर्म है ना। जो पैदा हुआ है वो तो मरा है, ठीक है। और अगर बर्थ मरने के साथ साथ पैदा नहीं होंगे तो अगर पैदा नहीं होंगे तो क्या होगा, डेथ तो होना कन्फर्म है, जिससे पॉपुलेशन लगातार क्या होती जाएगी, पॉपुलेशन का साइज डिक्रीज होता जाएगा। और आप बर्थ नहीं ले रहे हो तो पॉपुलेशन घटते घटते एक समय ऐसा आएगा कि पॉपुलेशन किसी भी स्पीशीज का क्या हो जाएगा, जीरो, यानी कि वो स्पीशीज इस अर्थ से ही गायब हो गई, यानी एक्सटिंक्ट हो गई। तो स्पीशीज की पॉपुलेशन को स्टेबल रखने के लिए और एक्सटिंक्शन से बचने के लिए ये जरूरी है कि ऑर्गेनिज्म क्या करे, रिप्रोड्यूस करे, है ना। चाहे वो इंसान हो, चाहे एनिमल्स हो, चाहे प्लांट्स हो, इसीलिए रिप्रोडक्शन शो करते हैं, है ना। तो रिप्रोडक्शन से 2 मेन फायदा है। पहला, ऑर्गेनिज्म या स्पीशीज की जो पॉपुलेशन होती है वो स्टेबल बनी रहती है, और दूसरा, जो एक्सटिंक्शन का चांस होता है वो खत्म हो जाता है। और अगर आप रिप्रोडक्शन ना करें ऑर्गेनिज्म तो ऑर्गेनिज्म क्या हो जाए, एक्सटिंक्ट हो जाए। क्यों? क्योंकि रिप्रोडक्शन अगर नहीं होगा लेकिन डेथ तो होना ही होना है, तो पॉपुलेशन घटती जाएगी, और जहां पॉपुलेशन 0 हो गई इसका मतलब वो स्पीशीज इस अर्थ से क्या हो गई, एक्सटिंक्ट हो गई। ठीक है, समझ में आया। तो वही लिखा है, इट इज अ लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू ए सिंगल स्पीशीज दैट ब्रिंग देम टू आवर नोटिस। अगर पॉपुलेशन किसी स्पीशीज की बहुत ज्यादा ना हो तो क्या हम उसको, ऑर्गेनिज्म को, स्पीशीज को देख पाएंगे? आमतौर पे नहीं देख पाएंगे। तो एक्सटिंक्शन से बचना है तो रिप्रोडक्शन करना है। ठीक है, चलिए ये तो समझ में आ गया कि रिप्रोडक्शन नेसेसरी क्यों है। ठीक है, अब हम ये देखते हैं, हाउ डू वी नो दैट 2 डिफरेंट इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म बिलोंग टू द सेम स्पीशीज। तो हमको कैसे पता चले कि जो 2 ऑर्गेनिज्म हैं, 2 इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म है, वो एक ही स्पीशीज को बिलोंग करते हैं या अलग स्पीशीज को बिलोंग करते हैं। जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि ये दोनों ऑर्गेनिज्म सेम स्पीशीज को बिलोंग करते हैं कि डिफरेंट स्पीशीज को, तो साफ साफ नजर आ रहा है सेम स्पीशीज को बिलोंग करते हैं, है ना। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि ये 2 ऑर्गेनिज्म इंडिविजुअल क्या ये सेम स्पीशीज को बिलोंग करते हैं, नहीं। तो आखिर ये सेम स्पीशीज को क्यों बिलोंग करते हैं? क्योंकि इनके बीच क्या हो सकता है, रिप्रोडक्शन। ये फीमेल गोट है, ये मेल गोट है, इनके बीच रिप्रोडक्शन हो सकता है, तो ये क्या है, सेम स्पीशीज, है ना। और क्या डॉग और पोलर बियर के बीच में रिप्रोडक्शन हो सकता है? नहीं। तो फिर ये क्या हुए, डिफरेंट स्पीशीज। तो स्पीशीज की पहचान करना बहुत आसान है। स्पीशीज की पहचान हम रिप्रोडक्शन के बेसिस पे कर सकते हैं। अगर रिप्रोडक्शन पॉसिबल है तो वो सभी ऑर्गेनिज्म एक ही स्पीशीज को बिलोंग करेंगे, और अगर रिप्रोडक्शन पॉसिबल नहीं है तो वो डिफरेंट स्पीशीज को बिलोंग करेंगे। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। अब डू ऑर्गेनिज्म क्रिएट एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ देमसेल्व्स। क्या जो ऑर्गेनिज्म है जब वो अपने बच्चों को जन्म देते हैं रिप्रोडक्शन के थ्रू, तो जो बच्चे होते हैं क्या उनमें एग्जैक्ट कॉपी होती है डीएनए की? आइए जानने की कोशिश करते हैं, है ना। तो देखो, ऑर्गेनिज्म, कुत्ते का बच्चा कुत्ते जैसे नजर आएगा, है ना, घोड़े का बच्चा घोड़े जैसे नजर आएगा, इंसान का बच्चा इंसान जैसे नजर आएगा। तो इसका मतलब कि हमारी जो बॉडी डिजाइन है वो कहीं ना कहीं सिमिलर है ना। तो वही लिखा है कि ऑर्गेनिज्म लुक सिमिलर बिकॉज देयर बॉडी डिजाइन आर सिमिलर। इफ बॉडी डिजाइन आर टू बी सिमिलर, द ब्लूप्रिंट फॉर दिस डिजाइन शुड बी सिमिलर। यानी कि अगर कुत्ते का बच्चा कुत्ते जैसे नजर आता है, इंसान का बच्चा इंसान जैसे नजर आता है, तो इसका मतलब कि हमारा बॉडी डिजाइन
हमारी नेक्स्ट जनरेशन, उसके बाद अगली जनरेशन, उसके बाद अगली जनरेशन, तो हमारी 1 to 1 जनरेशन का जो बॉडी डिज़ाइन है वो सेम तभी है जब बॉडी डिज़ाइन को बनाने के लिए जो ब्लूप्रिंट है वो हमारा सेम हो, तभी तो बॉडी डिज़ाइन सेम होगा और तभी तो बच्चे माँ बाप जैसे नज़र आएंगे, है ना। तो इसीलिए जो ब्लूप्रिंट है वो सेम होना चाहिए। और ब्लूप्रिंट का मतलब हम बात किसकी कर रहे हैं, डीएनए की बात कर रहे हैं। तो डीएनए सेम होगा तभी तो हमारा जो फिजिकल अपीयरेंस है, बॉडी डिज़ाइन है, वो सेम होगा, है ना। और तभी इंसान का बच्चा इंसान जैसे नजर आएगा, है कि नहीं। तो इसके लिए हमारा ब्लूप्रिंट सिमिलर होना चाहिए। Thus, reproduction at its most basic level will involve making copies of blueprints of body design. तो रिप्रोडक्शन में बेसिकली हो क्या रहा है, ये जो ब्लूप्रिंट है जो हमारे फिजिकल अपीयरेंस को डिसाइड करता है, इसी ब्लूप्रिंट की कॉपी ही तो तैयार की जा रही है ना। अगर इंसान से नए बच्चे पैदा हो रहे हैं इंसान के, तो इसका मतलब कि जो इंसान में डीएनए है उसकी कॉपी बनाई जा रही है ना, यही तो रिप्रोडक्शन है। तो रिप्रोडक्शन मतलब डीएनए की कॉपी बनाना, और वो डीएनए की कॉपी फिर अगले जनरेशन में पास होती है, और इसीलिए अगले जनरेशन में जो ऑर्गेनिज्म है वो अपने प्रीवियस जनरेशन पेरेंट जैसे नजर आते हैं। समझ में आया, वही चीज यहां लिखी है। तो रिप्रोडक्शन को क्या समझना है, एक तरीके से ऐसा प्रोसेस जिसमें डीएनए की कॉपी की जाती है ना। चलिए आगे समझ में आया। अब डीएनए पाया कहां जाता है, तो हमारा शरीर किससे बना है, सेल से। सेल के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर होता है क्रोमोसोम, और क्रोमोसोम के धागों को अगर आप खींचोगे तो ये पाए जाते हैं डीएनए। तो कुल मिला के डीएनए सेल के न्यूक्लियस में पाया जाता है, और यही है डीएनए हमारा ब्लूप्रिंट, जो हमारे फिजिकल अपीयरेंस, हमारे आंखों का रंग, बालों का रंग, हमारे चेहरे का रंग, तो ये जो हमारे स्ट्रक्चर, जो हमारे हैबिट्स हैं, जो हमारे कैरेक्टर्स हैं, वो कौन डिसाइड करता है, डीएनए। तो अगली जनरेशन में इसी डीएनए की कॉपी होगी, तो वही डीएनए तो आगे ट्रांसफर होगा। तो हम जो ब्लूप्रिंट की बात कर रहे हैं वो ब्लूप्रिंट क्या है, वो डीएनए ही तो है ना। डीएनए आगे चल के क्या बनाता है, प्रोटीन बनाता है, और प्रोटीन हमारे तमाम कैरेक्टर्स डिसाइड करते हैं। तो डीएनए चेंज हो जाएगा तो हमारा प्रोटीन भी चेंज हो जाएगा, और प्रोटीन चेंज हो गया तो हमारा जो कैरेक्टर है वो भी चेंज हो जाएगा। जैसे आपने देखा होगा कि आंखों का रंग कई लोगों का भूरा होता है, कई लोगों का नीला होता है। इसका मतलब उनमें डीएनए अलग अलग है, तो उनके शरीर में प्रोटीन भी अलग अलग बना। तो अलग अलग प्रोटीन अलग अलग आंखों का रंग डिसाइड कर रहा है। इसी वजह से कुछ लोगों का आंखों का रंग ब्लू होता है, कुछ का ब्लैक होता है, कुछ का ब्राउन होता है। तो सब में अंतर है कि नहीं, है कि नहीं। तो साथ ही साथ आप क्या देख रहे हो, द डीएनए इन द सेल न्यूक्लियस, सेल के न्यूक्लियस में जो डीएनए पाया जाता है वो इंफॉर्मेशन सोर्स होता है। वो इंफॉर्मेशन वहां छुपी होती है किसकी, फॉर मेकिंग प्रोटीन, प्रोटीन बनाने की इंफॉर्मेशन डीएनए में छुपी होती है। इफ द इंफॉर्मेशन इज चेंज, डिफरेंट प्रोटीन विल बी मेड। अगर इंफॉर्मेशन बदल गई यानी डीएनए बदल गया तो प्रोटीन जो बनने वाला था वो भी बदलेगा, और डिफरेंट प्रोटीन विल इवेंचुअली लीड टू अल्टर्ड बॉडी डिजाइन। और अगर डिफरेंट प्रोटीन बनेगा तो हमारा जो बॉडी डिजाइन है, हमारे जो कैरेक्टर हैं वो भी बदल जाएंगे, है कि नहीं। तो यही समझाने की कोशिश की जा रही है ना। चलिए अब देखो क्या लिखा है, देयरफॉर ए बेसिक इवेंट इन रिप्रोडक्शन और सेल डिवीजन इज द क्रिएशन ऑफ डीएनए कॉपी। तो इतना तो मैंने पहले ही बता दिया आपको, रिप्रोडक्शन मतलब अगर बेसिक लेवल पे देखा जाए तो यही डीएनए की क्या बन रही है, कॉपी बन रही है ना। और यही डीएनए की कॉपी अगले जनरेशन में क्या होती है, ट्रांसफर। इसीलिए अगले जनरेशन यानी जो नेक्स्ट जनरेशन है, जिसे हम ऑफ स्प्रिंग कहते हैं, वो अपने पेरेंट जैसी नजर आती है। लेकिन 100% सेम नहीं होता, कुछ नए कैरेक्टर भी डेवलप होते हैं जिन्हें हम वेरिएशन कहते हैं, है कि नहीं। अब देखो क्या लिखा है, डीएनए कॉपिंग इज एक्कम्पनीड बाय द क्रिएशन ऑफ एन एडिशनल सेलुलर apparatus। अब डीएनए की कॉपी हो रही है तो राइबोसोम भी बनाना पड़ेगा, माइटोकॉन्ड्रिया भी बनाना पड़ेगा, नया सेल मेम्ब्रेन भी बनाना पड़ेगा, है ना, गोल्जी अपरेटस भी बनाना पड़ेगा। तो यानी कि सेल को वर्क करने के लिए जितने भी अपरेटस चाहिए उसकी भी कॉपी होती है, वो भी बनते हैं,
केवल डीएनए की कॉपी नहीं होती, डीएनए के साथ साथ सेलुलर अपरेटस की भी क्या होती है, कॉपी बनाई जाती है, मतलब उसको भी तैयार किया जाता है। एंड देन द डीएनए कॉपी सेपरेट ईच विथ इट्स ओन सेलुलर अपरेटस। तो फिर जब डीएनए के साथ साथ सेलुलर अपरेटस की भी कॉपी बन जाती है। सेलुलर अपरेटस मतलब सेल को वर्क करने में जितने भी स्ट्रक्चर हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, जैसे गोल्जी बॉडी हो गया, जैसे राइबोसोम हो गया, तो इन्हीं को हम एक साथ क्या कह रहे हैं, सेलुलर अपरेटस। तो डीएनए की तो कॉपी होती है, इनकी भी कॉपी बनती है, और फिर डीएनए इन एक एक अपने राइबोसोम, एक एक माइटोकॉन्ड्रिया को लेकर अलग हो जाएगा। तो वही लिखा है, एंड देन डीएनए कॉपी सेपरेट each with its own cellular apparatus. Effectively, a cell divides to give rise to new cells. यानी हर एक डीएनए की कॉपी अपना राइबोसोम, अपना माइटोकॉन्ड्रिया, अपना गोल्जी अपरेटस लेकर अलग हो जाएगा, और इस तरीके से एक सेल से दो सेल बनते हैं, यानी कि सेल डिवीजन होता है। और अल्टीमेटली सेल डिवीजन से क्या होता है, रिप्रोडक्शन का प्रोसेस क्या होता है, कंप्लीट होता है। समझ में आया? चलिए, अब ये जो प्रोसेस ऑफ कॉपिंग ऑफ डीएनए है, डीएनए की कॉपी बनाते समय बट नेचुरल है कि एरर तो होंगे। दुनिया में हर काम करने में कोई गलतियां तो होती हैं, तो जब डीएनए की कॉपी बन रही है तो उसमें भी क्या होगा, एरर होगा। तो प्रोसेस ऑफ कॉपिंग द डीएनए विल हैव सम वेरिएशन ईच टाइम। अब डीएनए की कॉपी बनते समय एरर के वजह से कुछ नए कैरेक्टर, न्यू वेरिएशन डेवलप होगा हर बार, है ना। और एज ए रिजल्ट, और इस वजह से डीएनए कॉपीज जनरेटेड विल बी सिमिलर बट मे नॉट बी आइडेंटिकल टू द ओरिजिनल। तो इस वजह से रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में डीएनए की कॉपी बनते समय एरर के वजह से कुछ नए वेरिएशन डेवलप होंगे, जिसके वजह से जो ऑफ स्प्रिंग है, जो बच्चे हैं, वो अपने माँ बाप के सिमिलर तो होंगे कैरेक्टर्स में, लेकिन 100% सिमिलर यानी 100% आइडेंटिकल नहीं होंगे। अब आप यहां देखो, टाइगर, यहां पीले रंग का भी टाइगर है और एक व्हाइट टाइगर भी है। तो ये क्या, एक नए वेरिएशन को ही तो दिखा रहा है ना। यहां देखो, इन दोनों हाथी, ये इंडियन एलिफेंट है, ये अफ्रीकन एलिफेंट है, तो इन दोनों के स्ट्रक्चर, बॉडी डिजाइन में अंतर है कि नहीं। तो ये सब क्या दिखा रहा है कि न्यू वेरिएशन डेवलप होता है ना। न्यू वेरिएशन मतलब नए कैरेक्टर। जैसे यहां नया कैरेक्टर क्या है, आमतौर पर टाइगर येलो रंग के होते हैं, लेकिन इस टाइगर का जो स्किन कलर है वो वाइट है। तो वाइट स्किन कलर होना एक नया वेरिएशन है। और ये क्यों डेवलप हुआ, ये डेवलप हुआ हो सकता है डीएनए की कॉपी में एरर के वजह से, है ना। तो डीएनए की कॉपी में जब अगर एरर होता है तो उसके वजह से न्यू वेरिएशन डेवलप होता है, और इस वजह से जो बच्चे हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म, किसी भी स्पीशीज के, वो अपने माँ बाप के सिमिलर तो होते हैं कैरेक्टर्स में, लेकिन आइडेंटिकल नहीं होते। आइडेंटिकल मतलब 100% सिमिलैरिटी नहीं होती, कुछ थोड़ा बहुत, मान लेते हैं 99% सिमिलर हैं, लेकिन 1% का अंतर तब भी होता है। अंतर कम होता है लेकिन होता है ना। तो आप अपने माँ बाप के सिमिलर तो हो, लेकिन क्या 100% सिमिलर हो, नहीं, ठीक है। और सिमिलर 99% मान लेते हैं सिमिलर हो, क्यों, क्योंकि माँ बाप की जो डीएनए था उसकी कॉपी ही तो आप में आई। तो आपके कुछ कैरेक्टर्स, कुछ क्या अधिकतर कैरेक्टर तो माँ बाप के जैसे ही होंगे, लेकिन कुछ नए कैरेक्टर भी डेवलप हुए होंगे, क्योंकि डीएनए की कॉपी जब बनी तो उसमें एरर हुआ, एरर की वजह से वेरिएशन हुआ, और वही वेरिएशन आप में भी है। तो समझ लो वेरिएशन 1% है और बाकी 99% आप अपने माँ बाप के सिमिलर हो, है कि नहीं। तो यही समझाने की कोशिश हो रही है, ठीक है। और ये जो वेरिएशन डेवलप होने की जो टेंडेंसी है ना, यही इवोल्यूशन का कारण है। तो वही लिखा है, दिस इनबिल्ट टेंडेंसी फॉर वेरिएशन ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन इज द बेसिस फॉर इवोल्यूशन। तो नई स्पीशीज का बनना वेरिएशन के कारण ही है, और नई स्पीशीज का बनना मतलब इवोल्यूशन। तो इवोल्यूशन क्यों होता है, क्योंकि वेरिएशन होता है। किस दौरान, ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन के समय वेरिएशन होता है, यानी नए कैरेक्टर डेवलप होते हैं, और धीरे धीरे वो नए कैरेक्टर इतने नए हो जाते हैं, मतलब इतना ज़्यादा चेंज हो जाता है कि एक नई स्पीशीज का जन्म होता है, और इस प्रोसेस को ही हम इवोल्यूशन कहते हैं, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हो, है ना। यहाँ से यहाँ मंकी से इंसान बना है, हम कहते हैं ना इंसानों के पूर्वज कौन है, बंदर,
तो इसका मतलब हमेशा नए कैरेक्टर, न्यू वेरिएशन डेवलप होता गया और हम में चेंज होता गया, और आज हम इतना चेंज हो गए हैं कि हम इंसान के रूप में जाने जाते हैं, और जो हमारे पूर्वज हैं उनसे हम काफ़ी डिफरेंट हैं। तो ये इवोल्यूशन है। और इवोल्यूशन क्यों हुआ? रिप्रोडक्शन के दौरान वेरिएशन डेवलप होने के कारण। और वेरिएशन क्यों डेवलप हुआ? डीएनए की कॉपी में एरर के समय। ठीक है, समझ में आया? चलिए, तो डीएनए की कॉपी में एरर हुआ जिसके वजह से वेरिएशन डेवलप होता है, और वेरिएशन आगे चल के इवोल्यूशन का कारण बन जाता है। ठीक है बच्चों, समझ में आया? चलिए, अब वेरिएशन का इंपॉर्टेंस क्यों है? क्या वेरिएशन कुछ स्पीशीज में कुछ हेल्प करता है उसके सर्वाइवल में? जी हाँ, देखो क्या लिखा है, निच इज द रोल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन इट्स हैबिटेट वेयर इट लिव्स। ठीक है, द पॉपुलेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म फिल वेल डिफाइंड प्लेसेस और निच इन द इकोसिस्टम यूजिंग देयर एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस। तो पॉपुलेशन यानी ऑर्गेनिज्म जहां रहता है, जहां रिप्रोडक्शन करता है, ठीक है, उस प्लेस को हम निच कहते हैं उसका। जैसे जंगल में मान लो कि वल्चर, गिद्ध रह रहा है, तो वो उसका निच है। पेड़ों पर ये बर्ड्स रह रही हैं, ये उसका निच है ना? क्लियर? हावेवर niches can change because of reason beyond the control of the organism. Temperature on earth can go up and down, water level can vary, or there could be meteorite hits, to think of a few example. अब जो ऑर्गेनिज्म जिस एरिया में रहता है, जहाँ वो खाना पीता है, जहाँ वो शेल्टर अपना बनाता है, जहाँ वो रिप्रोडक्शन करता है, उस एरिया को निच कहते हैं। लेकिन निच में चेंजेस हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर टेम्परेचर अर्थ का ऊपर नीचे हुआ तो निच में चेंज होगा, है ना? बाढ़ आ गई तो निच में चेंज होगा, है ना? तो अर्थ के जो फिजिकल फैक्टर्स हैं उसमें चेंज के कारण निच में चेंज हो सकता है। क्लियर? इफ ए पॉपुलेशन ऑफ रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म वेयर सूटेड टू ए पर्टिकुलर निच एंड इफ द निच वेयर ड्रास्टिकली अल्टर्ड द पॉपुलेशन कुड बी वाइप्ड आउट। अगर निच में चेंज कर दिया जाए और उस बदलते हुए इन्वायरमेंट में स्पीशीज फिट ना बैठे तो क्या होगा? वो स्पीशीज क्या हो जाएगी? एक्सटिंक्ट कर जाएगी। जैसा कि माना जाता है डायनासोर एक्सटिंक्ट कर गया। तो अर्थ पे कई हजारों साल पहले डायनासोर रहते थे, लेकिन कहा जाता है कि मेटेओराइट टकराया अर्थ से, जिसके वजह से अर्थ पे भूकंप आया और अर्थ का एटमॉस्फेयर चेंज हो गया, और उस बदलते हुए एनवायरनमेंट और निच का जो माहौल बदला, उसमें डायनासोर का रहना मुश्किल हो गया, और इसीलिए डायनासोर क्या हो गए? मर गए। तो निच में अगर चेंज होगा, इन्वायरमेंट में चेंज होगा, तो वो ऑर्गेनिज्म की पॉपुलेशन पे असर डालेगा कि नहीं? है ना? बिल्कुल डालेगा। लेकिन अगर कुछ वेरिएशन डेवलप होता, इफ सम वेरिएशन वेयर टू बी प्रेजेंट इन फ्यू इंडिविजुअल्स इन दीज पॉपुलेशन, देयर वुड बी चांस फॉर देम टू सर्वाइव। लेकिन अगर वेरिएशन के वजह से उसी ऑर्गेनिज्म में कुछ नए कैरेक्टर डेवलप हो जाते जो बदलते हुए इन्वायरमेंट या बदलते हुए निच में उसको सूट करते। जैसे मान लो अर्थ का टेम्परेचर बढ़ गया, तो एक स्पीशीज के 100 इंडिविजुअल्स थे, 100 जानवर थे एक ही स्पीशीज के। अब 100 में से 10 ऐसे थे जिनमें नए कैरेक्टर डेवलप हुए, और वो नया कैरेक्टर ये था कि वो अधिक टेम्परेचर पे भी जिंदा रह सकते थे, है ना? और अब क्या हुआ? अर्थ का एटमॉस्फेयर चेंज हो गया, अर्थ का टेम्परेचर बहुत बढ़ गया, तो 100 में से 90 तो मर जाएंगे, लेकिन 10 जिंदा रह गए। इसका मतलब कि उन 10 ऑर्गेनिज्म में जो वेरिएशन डेवलप हुआ, वो चेंजिंग एनवायरनमेंट को क्या कर रहा था? सूट कर रहा था। अर्थ का टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो बाकी वो 100 में से 10 ऑर्गेनिज्म क्या कह रहे हैं? हमको टेंशन नहीं। क्यों? क्योंकि मेरे में एक नया वेरिएशन डेवलप हुआ है, नया कैरेक्टर, कि मैं अधिक टेम्परेचर पे भी जिंदा रह सकता हूँ। तो 100 में 90 तो मर जाएंगे, लेकिन 10 जिंदा रहेंगे। तो अगर ये वेरिएशन डेवलप नहीं हुआ होता तो वो भी 10 के 10 मर जाते और पूरी पॉपुलेशन खत्म हो जाती। लेकिन न्यू वेरिएशन डेवलप होने के कारण जो इन्वायरमेंट में चेंजेस होते हैं उसमें सर्वाइव होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसी को कहा जाता है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, है ना? तो वेरिएशन डेवलप होने के कारण चेंजिंग एनवायरनमेंट में वो वेरिएशन क्या करता है? वो सूट करता है, ठीक है? और वो सूट करने के वजह से
स्पीशीज की पॉपुलेशन बची रहती है ना। और इसलिए कहा जा रहा है कि वेरिएशन इज दस यूजफुल फॉर द सर्वाइवल ऑफ स्पीशीज ओवर ए टाइम। तो एक लंबे समय में चीज़ें बदलती हैं, अर्थ का टेम्परेचर बदल सकता है, इन्वायरमेंट के फैक्टर्स बदल सकते हैं। तो अगर वेरिएशन डेवलप होगा किसी भी ऑर्गेनिज्म में तो वो उन बदलते हुए इन्वायरमेंट में रहने के लिए लायक बनाएगा, मदद करेगा ये वेरिएशन। इसीलिए वेरिएशन डेवलप होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, समझ में आया? चलिए, अगर जो ऑर्गेनिज्म 100 साल पहले, मान लो कि हजारों साल पहले रहते थे, अगर उनमें नए कैरेक्टर डेवलप नहीं हुए, है ना, तो क्या होगा? अब अर्थ का तो जो टेम्परेचर है, जो भी मतलब वाटरफॉल है, ये जितने भी फिजिकल फैक्टर्स हैं वो तो चेंज हो रहे हैं ना। आपने सुना होगा पहले 100 साल पहले जो अर्थ का तो ग्लोबल वार्मिंग का कोई खतरा नहीं था, अब हर जगह ग्लोबल वार्मिंग है, अर्थ का टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो वो ऑर्गेनिज्म जिनमें ऐसे कैरेक्टर डेवलप हुए हैं जिसके कारण अधिक टेम्परेचर पे भी रह सकते हैं, वो ऑर्गेनिज्म तो जिंदा रहेंगे। और धीरे धीरे वो सभी ऑर्गेनिज्म मरते जाएंगे जिनमें अधिक टेम्परेचर में रहने की कैपेसिटी नहीं है, क्योंकि उनमें वो वेरिएशन डेवलप ही नहीं हुआ। तो इसी को कहा जाता है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। बदलते हुए इन्वायरमेंट में जिसमें जितना ज़्यादा न्यू वेरिएशन डेवलप होंगे जो उसको सूट करे, इन्वायरमेंट को सूट कर रहा है, तो वो बचे रह जाएंगे। और बाकी जिनमें न्यू वेरिएशन डेवलप नहीं हुआ है, वो बदलते हुए इन्वायरमेंट में फिट नहीं बैठ रहे हैं, तो वो वाइप्ड आउट हो जाएंगे, यानी ख़त्म हो जाएंगे। क्लियर? तो वेरिएशन इसीलिए बहुत ज़रूरी है सर्वाइवल ऑफ स्पीशीज़ के लिए ड्यूरिंग इवोल्यूशन या ओवर ए टाइम। ठीक है, चलिए अब अगर हम सिंगल ऑर्गेनिज्म की बात करें, सिंगल ऑर्गेनिज्म मतलब जिसमें जेंडर नहीं होता, नो जेंडर, मतलब उस ऑर्गेनिज्म को आप देखकर मेल और फीमेल डिसाइड नहीं कर सकते, ऐसे ऑर्गेनिज्म को कहा जाता है क्या? सिंगल ऑर्गेनिज्म। और ऐसे ऑर्गेनिज्म में जो रिप्रोडक्शन का मेथड है वो तो क्या होता है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो ये कौन सा रिप्रोडक्शन फॉलो करते हैं? एसेक्सुअल। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ बैक्टीरिया में मेल और फीमेल होता है क्या? नहीं होता। बैक्टीरिया को देखकर आप बता ही नहीं सकते कि मेल है कि फीमेल। मतलब बैक्टीरिया कैसा ऑर्गेनिज्म है? सिंगल ऑर्गेनिज्म। अब बैक्टीरिया में मैं पूछूं कि किस टाइप का रिप्रोडक्शन होता है, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। जितने भी सिंगल ऑर्गेनिज्म हैं उनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बहुत सारे टाइप हैं, फिजन है, फ्रेगमेंटेशन है, रीजनरेशन है, बडिंग है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है, स्पोर फॉर्मेशन है। तो इन्हीं को हमको पढ़ना है। तो ये सब क्या है? मोड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो हम एक एक करके सबको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? फिजन। ठीक है, फॉर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे कि बैक्टीरिया, जैसे कि प्रोटोजोआ, फिजन लीड्स टू द क्रिएशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स। तो बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ में जो नए इंडिविजुअल्स बनते हैं वो किसके मदद से बनते हैं? फिजन की मदद से बनते हैं। और ठीक है, अब फिजन दो टाइप का होता है, बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन। तो जैसे बाइनरी मतलब दो, ट्रिक याद करने का। तो ऐसा फिजन जिसमें पेरेंट का ऑर्गेनिज्म, मतलब पेरेंट जो है वो स्प्लिट होकर दो नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करे, उस फिजन को बाइनरी कहेंगे। और ऐसा फिजन जिसमें पेरेंट स्प्लिट होकर दो से अधिक यानी कि मैनी न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करे एट द सेम टाइम, उन्हें हम मल्टीपल फिजन कहेंगे। क्या कहेंगे? मल्टीपल फिजन। तो इस तरीके से फिजन दो टाइप का होता है, बाइनरी एंड मल्टीपल फिजन। अब बाइनरी फिजन कहाँ देखने को मिलेगा? तो बाइनरी फिजन आपको देखने को मिलेगा एमोइबा में। अब बताइए एमोइबा में मेल फीमेल होता है क्या? नहीं होता। तो एमोइबा कैसा ऑर्गेनिज्म है? सिंगल ऑर्गेनिज्म है। तो फिर यहाँ मोड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होगा? एसेक्सुअल। और एसेक्सुअल में भी किस टाइप का? फिजन। और फिजन में भी किस टाइप का? बाइनरी फिजन। तो बाइनरी फिजन आपको देखने को मिलेगा एमोइबा में और लेशमानिया में। और लेशमानिया के वजह से ही एक बीमारी होती है जिसे कहते हैं काला अजर। क्या कहते हैं? काला अजर। ठीक है, समझ में आया? तो एमोइबा और लेशमानिया में क्या पाया जाता है? बाइनरी फिजन पाया जाता है। लेकिन अगर मल्टीपल फिजन की बात करें तो मल्टीपल फिजन पाया जाता है प्लाज्मोडियम में। प्लाज्मोडियम एक टाइप का प्रोटोजोआ है और इसी प्रोटोजोआ के कारण मलेरिया होता है।
मलेरिया मच्छर से नहीं होता, इस प्लाज्मोडियम के कारण होता है। लेकिन इस प्लाज्मोडियम को हमारे शरीर तक लाता कौन है? फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो। तो हमको ये लगता है कि मलेरिया मच्छर से हो रहा है। मच्छर सिर्फ वेक्टर है, कैरी करता है। हो तो रहा है मलेरिया किसके कारण? प्लाज्मोडियम के कारण। तो प्लाज्मोडियम में जो फिजन है वो कौन सा फिजन है? मल्टीपल फिजन है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो हमने फिजन पढ़ लिया, अब आते हैं फ्रेगमेंटेशन, दूसरा मोड, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का दूसरा मोड। तो फ्रेगमेंटेशन के बारे में अगर हम देखें तो इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म विथ रिलेटिवली सिंपल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन सिंपल रिप्रोडक्टिव मेथड्स कैन स्टिल वर्क। तो ऐसे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जिनका बॉडी स्ट्रक्चर बहुत सिंपल है उनमें फ्रेगमेंटेशन पाया जाता है, जैसे कि स्पाइरोगायरा। ठीक है, स्पाइरोगायरा का ये जो आपका बॉडी है सिंपली ब्रेक्स अप इनटू स्मॉलर पीसेस अपॉन मैच्योरेशन। तो स्पाइरोगायरा का जो शरीर है जब वो मैच्योर कर जाता है तो मैच्योर करने के बाद इनका शरीर कहीं से भी टूट जाता है। क्या हो जाता है? टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है। और ब्रेक होकर ये नए पीसेस, नए फ्रेगमेंट्स बनाता है और नए पीसेस ग्रो करके फिर से नया स्पाइरोगायरा यानी इंडिविजुअल्स बना लेते हैं, है ना। और इस मेथड को ही क्या कहा जाता है? फ्रेगमेंटेशन। क्या कहा जाता है? फ्रेगमेंटेशन। तो फ्रेगमेंटेशन आपको कहां देखने को मिलेगा? स्पाइरोगायरा में। क्लियर? तो फ्रेगमेंट्स तभी ब्रेक होंगे, मतलब ये पूरे बॉडी स्पाइरोगायरा की तभी ब्रेक होगी जब ये मैच्योर कर जाएगी। और मैच्योर करने के बाद ये पीसेस में या कह लो फ्रेगमेंट्स में ब्रेक कर जाती है और हर फ्रेगमेंट ग्रो करके नया स्पाइरोगायरा बना लेता है। मतलब ये भी स्पाइरोगायरा बनाएगा और ये भी पार्ट स्पाइरोगायरा बनाएगा। क्लियर? चलिए अब आते हैं रीजनरेशन, थर्ड, है ना। ये सेकंड था आपका, पहला था फिजन, दूसरा फ्रेगमेंटेशन, तीसरा है रीजनरेशन। अब देखो क्या लिखा है, मैनी फुली डिफरेंशिएटेड ऑर्गेनिज्म हैव द एबिलिटी टू गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म फ्रॉम देयर बॉडी पार्ट्स। मतलब ऐसे कई ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जिनके पास ये एबिलिटी है कि वो अपने बॉडी पार्ट से नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन कर लें। जी हाँ, और इसी मेथड को रीजनरेशन कहते हैं। तो रीजनरेशन आपको ध्यान रखना है, जब ऑर्गेनिज्म अपने बॉडी पार्ट से एक नए ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करे उसी मेथड को हम क्या कहेंगे? रीजनरेशन कहेंगे। दैट इज इफ द इंडिविजुअल इज समहाउ कट और ब्रोकन अप इनटू मेनी पीसेस, मेनी ऑफ दीज पीसेस ग्रो इनटू सेपरेट इंडिविजुअल्स। जैसे कि मैं बात करूं प्लेनेरिया में, है ना। तो प्लेनेरिया एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है, अगर इस प्लेनेरिया का शरीर कट हो जाए किसी रीजंस के वजह से, देखो 3 पार्ट में कट हो गया, अब हर पार्ट रीजनरेट करके नया प्लेनेरिया बना लेता है। तो देखो इस पार्ट से एक प्लेनेरिया बना, इस पार्ट से एक प्लेनेरिया बना और इस पार्ट से भी एक प्लेनेरिया बना, है ना। तो ये कौन सा मेथड है? ये रीजनरेशन है। तो वही लिखा है, फॉर एग्जाम्पल सिंपल एनिमल्स लाइक प्लेनेरिया कैन बी कट इनटू एनी नंबर ऑफ पीसेस एंड ईच पीस ग्रोज इनटू ए कंप्लीट ऑर्गेनिज्म। दिस इज नोन एज रीजनरेशन। इसे क्या कहते हैं? रीजनरेशन कहते हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें तो रीजनरेशन, जैसे प्लेनेरिया में रीजनरेशन कैरी आउट करने वाले कुछ स्पेशल सेल्स होते हैं, उन्हें ही कहा जाता है स्पेशलाइज्ड सेल्स। तो वही लिखा है, रीजनरेशन इज कैरीड आउट बाय स्पेशलाइज्ड सेल्स। दीज सेल्स प्रोलिफरेट एंड मेक लार्ज नंबर ऑफ सेल्स। फ्रॉम दिस मास ऑफ सेल्स डिफरेंट सेल्स अंडरगो चेंजेस टू बिकम वेरियस सेल टाइप्स एंड टिश्यूज। यानी कि रीजनरेशन के लिए कुछ स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं और ये स्पेशलाइज्ड सेल्स अपना नंबर क्या करते हैं? बढ़ाते हैं। और फिर इसमें से कुछ अलग प्रकार के बन जाते हैं सेल्स, है ना। कुछ मतलब अलग अलग प्रकार के सेल्स और टिश्यू का फॉर्मेशन इन्हीं सेल्स से होता है। समझ में आया? तो रीजनरेशन कैसे होता है? रीजनरेशन में स्पेशलाइज्ड सेल्स क्या करते हैं? पहले तो प्रोलिफरेट यानी कि वो अपना नंबर बढ़ाते हैं और नंबर बढ़ाने के बाद वो फिर डिफरेंशिएट हो जाते हैं, अंडरगो चेंजेस, उनमें चेंजेस होता है और वो कुछ अलग अलग प्रकार के टिश्यू या सेल्स का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये सभी देखने में एक जैसे थे, लेकिन इनसे जो अलग अलग टिश्यू बना वो देखो अलग अलग प्रकार का है। ठीक है,
तो वही लिखा है, दीज चेंजेस टेक्स प्लेस इन एन ऑर्गेनाइज सीक्वेंस रेफर टू एज डेवलपमेंट, हाउएवर रीजनरेशन इज नॉट द सेम एज रिप्रोडक्शन since most organism would not normally depend on being cut up to able to reproduce। यानी कि ये जितना भी प्रोसेस रीजनरेशन का हो रहा है ये बहुत ही स्ट्रक्चर्ड वे में, बहुत ही प्लान्ड वे में होता है। लेकिन आपने रिप्रोडक्शन तो पढ़ा, मतलब रीजनरेशन तो पढ़ा प्लेनेरिया में, लेकिन अब आप ये मत सोचना कि बाकी दूसरे ऑर्गेनिज्म जैसे स्टारफिश है, स्टारफिश को भी कट कर दोगे तो ये इसके पार्ट क्या हो जाए, रीजनरेट हो जाते हैं, है ना। लिजार्ड, छिपकली की पूंछ काट दोगे तो वो फिर से रीजनरेट हो जाता है, लेकिन क्या ये रिप्रोडक्शन है? नहीं। तो प्लेनेरिया में रीजनरेशन, प्लेनेरिया में तो रीजनरेशन एक तरीके का रिप्रोडक्शन का तरीका है, लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि लिजार्ड में आप पूंछ काट दो और उसकी टेल ग्रो कर रही है फिर से, तो वो रीजनरेशन तो है लेकिन वो रिप्रोडक्शन नहीं है, क्योंकि लिजार्ड में तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से ही नए लिजार्ड के बच्चे पैदा होंगे, है ना। तो लिजार्ड में रीजनरेशन अलग है और रिप्रोडक्शन अलग है। तो आपको ये नहीं सोचना है हर बार कि रीजनरेशन मतलब रिप्रोडक्शन का एक तरीका। रीजनरेशन रिप्रोडक्शन का तरीका है, लेकिन कुछ ऑर्गेनिज्म में, जैसे कि प्लेनेरिया में, सभी ऑर्गेनिज्म में नहीं। ठीक है, चलिए फिर आता है नेक्स्ट, वो है बडिंग। अब बडिंग कहाँ देखने को मिलता है? हाइड्रा में। कहाँ? हाइड्रा में। ठीक है, ऑर्गेनिज्म सच एज हाइड्रा यूज रीजनरेटिव सेल्स फॉर रिप्रोडक्शन इन द प्रोसेस ऑफ बडिंग। तो हाइड्रा क्या करते हैं, कुछ रीजनरेटिव सेल्स यूज करते हैं ताकि वो अपने बडिंग प्रोसेस से अपने रिप्रोडक्शन को कंप्लीट कर सके। ठीक है, इन हाइड्रा ए बड डेवलप्स एज एन आउटग्रोथ ड्यू टू ए रिपीटेड सेल डिवीजन एट वन स्पेसिफिक साइट। मतलब जैसे ही आप हाइड्रा देख रहे हो, अब हाइड्रा में इस जगह पे देखो एक तरीके का क्या है, आउटग्रोथ है ना, ये आउटग्रोथ नजर आ रहा है, और इसी आउटग्रोथ को क्या कहेंगे? बड कहेंगे। क्या कहेंगे? बड। और ये पूरे शरीर में हर जगह नहीं, किसी एक खास स्पेसिफिक साइट पर ही ये बड डेवलप होता है। अब इस बड में लगातार क्या होता है? सेल डिवीजन। तो सेल डिवीजन की वजह से बड क्या होता है? लगातार ग्रोथ होती है बड में, और बड डेवलप हो जाता है किसमें? एक नए हाइड्रा में। और जब ये नया हाइड्रा में डेवलप हो जाता है, दीज बर्ड्स डेवलप इनटू टाइनी इंडिविजुअल्स एंड वन फुली मैच्योर डिटैच फ्रॉम द पेरेंट बॉडी। अब ये बर्ड जब फुली हाइड्रा में मैच्योर हो जाता है तो ये अपने पेरेंट से यहाँ से क्या हो जाता है? डिटैच हो जाता है, यानी अलग हो जाता है और नया हाइड्रा बना लेता है। तो आपको ध्यान रखना है कि बडिंग में, जो कि हाइड्रा में आपको देखने को मिलता है, यहाँ ये जो बड है, इस बड के वजह से ही नया हाइड्रा बन रहा है। ठीक है, बड एक तरीके का आउटग्रोथ होता है जो कि हाइड्रा के शरीर में किसी स्पेसिफिक साइट पर ये डेवलप होता है, और फिर ये बड साइज में इंक्रीज होता रहता है क्योंकि लगातार इसमें सेल डिवीजन हो रहा है। और फिर ये डेवलप होने पर, इंक्रीज होने पर, जब ये मैच्योर हो जाता है तो ये टूटकर अलग हो जाता है अपने पेरेंट बॉडी से और नया हाइड्रा का फॉर्मेशन करता है, और इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? बडिंग कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। तो कई ऐसे प्लांट्स हैं जो बिना सीड के ग्रो किए जा सकते हैं। जी हाँ, देयर आर मेनी प्लांट्स इन विच पार्ट्स लाइक रूट, स्टेम एंड लीव्स, यानी कि ऐसे कई प्लांट हैं जिनको ग्रो किया जा सकता है, रिप्रोड्यूस किया जा सकता है रूट से, स्टेम की मदद से और लीव्स की मदद से, है ना, अंडर अप्रोप्रिएट कंडीशन, एंड दिस मेथड इज नोन एज वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। और इसी मेथड को क्या कहते हैं? वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। जैसे यहाँ जिंजर, अदरक, तो अदरक को आप गाड़ दो, काट के यहाँ से काटो, गाड़ दो, नया अदरक डेवलप हो जाएगा। तो ये अदरक का क्या है? ये रूट है जो नए अदरक में डेवलप हो जा रहा है ना। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसे बहुत सारे प्लांट्स हैं जिनका आप रूट, स्टेम और लीव्स, याद रखो ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये तीन चीजें हैं, रूट, स्टेम एंड लीव्स। फ्लावर नहीं, फ्लावर अगर होगा तो फिर वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो जाएगा, है ना, और हम यहाँ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, तो फ्लावर नहीं आएगा। रूट, स्टेम, लीव्स का यूज करके अगर हम नए प्लांट्स को रिप्रोड्यूस करें
अंडर एप्रोप्रिएट कंडीशन, तो इस मेथड को ही वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कहते हैं। ठीक है, जैसे गन्ना कैसे ग्रो किया जाता है, तो जो गन्ना शुगर केन है उसका स्टेम ही तो हम चूसते हैं, स्टेम से ही तो गन्ने का रस शुगर केन जूस निकलता है। और अगर स्टेम को काट दो और उस कटे हुए स्टेम को फिर से मिट्टी में गाड़ दो, फिर तो फिर से नया शुगर केन का प्लांट डेवलप हो जाएगा। यानी कि शुगर केन में हम वेजिटेटिव प्रोपोगेशन किस पार्ट की मदद से कर रहे हैं, स्टेम की मदद से कर रहे हैं, है ना। तो वही चीज लिखा है कि ये जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है, दिस प्रॉपर्टी ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इज यूज्ड इन मेथड सच एज लेयरिंग, grafting to grow many plants like sugar cane, roses, grapes for agriculture purposes। तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का यूज करके हम लेयरिंग करते हैं, हम ग्राफ्टिंग करते हैं, ताकि हम शुगर केन, गुलाब यानी रोज और अंगूर की खेती कर सकें और ज्यादा से ज्यादा एग्रीकल्चर में प्रॉफिट कमा सकें। ठीक है, समझ में आया। अब एडवांटेज क्या है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का एडवांटेज क्या है, ये पूछा जा सकता है एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला एडवांटेज देख रहे हो, प्लांट रेज्ड बाय वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कैन बियर फ्लावर एंड फ्रूट्स अर्लियर देन दोज प्रोड्यूस फ्रॉम सीड्स। सीड से प्लांट डेवलप होने में समय लगता है, लेकिन वेजिटेटिव प्रोपोगेशन से अगर आप प्लांट डेवलप करोगे तो उसमें फ्लावर और सीड पहले आएंगे। तो इसका मतलब एक कम टाइम टेकिंग प्रोसेस है। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन से अगर प्लांट आप ग्रो कर रहे हो तो उसमें समय कम लगता है, तो पहला एडवांटेज। दूसरा, प्लांट प्रोड्यूस आर जेनेटिकली सिमिलर टू द पेरेंट प्लांट। अब वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में क्योंकि आप पेरेंट प्लांट का, पेरेंट समझ रहे हो ना, प्रीवियस जनरेशन मतलब जो आपका मेन प्लांट था वो पेरेंट प्लांट है, उसका आप रूट, स्टेम और लीफ का यूज करके आप उससे नया प्लांट बना रहे हो, तो दोनों जेनेटिकली सिमिलर होंगे कि नहीं। तो अगला प्लांट बना और जो पिछला पेरेंट प्लांट था, दोनों जेनेटिकली सिमिलर होंगे, बिल्कुल होंगे। तो ये दो एडवांटेज हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के। क्लियर। चलिए अब देखो, अगर ब्रायोफिलम में, ये आपको ब्रायोफिलम दिख रहा है, ब्रायोफिलम में यहाँ क्या दिख रहा है आपको, सिमिलर बड्स दिख रहे हैं। ये क्या है, बड्स। सिमिलरली बड्स प्रोड्यूस इन द नॉचेस अलोंग द लीफ। नॉच मतलब किनारा, तो ये पत्तियों का जो किनारा है, यहाँ आपको ये बड दिखाई दे रहे हैं किस प्लांट में, ब्रायोफिलम में। ये बड टूट कर नीचे मिट्टी में गिरते हैं और ये नए ब्रायोफिलम में डेवलप हो जाते हैं। तो ये भी तो क्या है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का एग्जाम्पल है। तो ब्रायोफिलम में अगर आपसे पूछे कि कौन सा मेथड है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। क्लियर। चलिए, और फिर आखिरी आता है स्पोर फॉर्मेशन। ठीक है, स्पोर फॉर्मेशन होता है कुछ फंगस में, जैसे एक फंगस का नाम है राइजोपस, जिसे ब्रेड मोल्ड भी कहा जाता है, क्योंकि अक्सर ब्रेड को खराब करने वाला जो फंगस है वो यही राइजोपस है, इसीलिए इसका नाम पड़ गया क्या, ब्रेड मोल्ड। अब ब्रेड मोल्ड यानी राइजोपस में जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड पाया जाता है वो होता है स्पोर फॉर्मेशन। अब राइजोपस में कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिन्हें क्या कहा जाता है, हाइफे कहा जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि राइजोपस यानी ब्रेड मोल्ड में थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स को क्या कहते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को हाइफे कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, हाइफे। तो अगर आप ये देखो, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसी को हम क्या कहेंगे, हाइफे कहेंगे, है ना। समझ में आया। चलिए, टाइनी ब्लॉब ऑन ए स्टिक लाइक स्ट्रक्चर, यानी कि अगर ये स्टिक है, छड़ी है, तो इस पे ये बॉल लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, तो हाइफे तो ये छड़ी हो गई, लेकिन इस छड़ी पर ये जो गोल गोल स्ट्रक्चर दिख रहा है, बॉब लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसे क्या कहते हैं, ये बॉब्स को हम स्पोरेंजिया कहते हैं। यानी कि ये क्या है आपका, ये स्पोरेंजिया है। ठीक है, विच कंटेन सेल्स और स्पोर्स। अब इस स्पोरेंजिया के अंदर देखो बहुत सारे क्या होते हैं, स्पोर होते हैं। ठीक है, डेट कैन इवेंचुअली डेवलप इनटू न्यू राइजोपस, और इस स्पोर से नए राइजोपस का फॉर्मेशन हो सकता है। ठीक है, द स्पोर्स आर कवर्ड बाय थिक वॉल्स दैट प्रोटेक्ट अंटिल दे कम इनटू कांटेक्ट विथ अनदर मॉइस्ट सरफेस एंड कैन बिगिन टू ग्रो। तो जब तक मॉइस्ट सरफेस नहीं मिलता तब तक ये जो स्पोर है, इसके बाहर जो थिक वॉल है,
ये इस स्पोर को बचा के रखता है। और जैसे ही ये स्पोर किसी मॉइस्ट सरफेस जैसे कि ब्रेड पर ये कांटेक्ट में आते हैं, ये स्पोर तेजी से ग्रो करते हैं और नए राइजोपस का फॉर्मेशन करते हैं। तो राइजोपस में फॉर्मेशन, रिप्रोडक्शन किससे हुआ? स्पोर फॉर्मेशन से। तो ये था आपका राइजोपस में पाए जाने वाला एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड, जिसे हम कहते हैं स्पोर फॉर्मेशन। तो यहाँ दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, हाइफे क्या होता है और स्पोरेंजिया क्या होता है, ठीक है। और स्पोरेंजिया के अंदर किसका फॉर्मेशन होता है? स्पोर्स का। और यही स्पोर मॉइस्ट सरफेस के कांटेक्ट में आने के बाद क्या करते हैं? नए राइजोपस का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। चलिए, तो हमने पहला टॉपिक तो बच्चों कवर कर लिया। अब हम आते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। अभी तक हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे डिस्कशन कर रहे थे, है ना। अब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे डिस्कशन करेंगे, वो भी किस में? फ्लावरिंग प्लांट में किस तरीके से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उस पर डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो हेडिंग क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तो सबसे पहला क्वेश्चन, द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ ए एंजियोस्पर्म। अब एंजियोस्पर्म क्या है? तो प्लांट्स को कई सारी कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है ना। तो उन प्लांट्स की बहुत सारी कैटेगरी में से एक कैटेगरी है एंजियोस्पर्म। तो एंजियोस्पर्म वो प्लांट्स होते हैं जिनमें फ्लावर होता है। हर प्लांट में फ्लावर नहीं खिलता। मैं आपको एग्जांपल दूं, साइकस। साइकस एक ऐसा प्लांट है जिसमें फ्लावर नहीं होता, क्योंकि साइकस एंजियोस्पर्म कैटेगरी का प्लांट नहीं है। तो फ्लावर बियरिंग प्लांट जो होते हैं, फ्लावर बियरिंग प्लांट जो होते हैं, उन्हीं प्लांट्स को किस कैटेगरी में माना जाता है? एंजियोस्पर्म में। और एंजियोस्पर्म प्लांट में ही समझ लीजिए कि फ्लावर खिलता है। तो अगर ये कहा जाए कि हर प्लांट में फ्लावर खिलता है तो ये बात गलत है। किन प्लांट्स में फ्लावर ग्रो करता है? वो प्लांट जो एंजियोस्पर्म कैटेगरी के होते हैं, ठीक है। और वो प्लांट जो एंजियोस्पर्म कैटेगरी के होते हैं उनमें फ्लावर खिलता है। तो फ्लावर क्या है? फ्लावर आपका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है किसका? एंजियोस्पर्म प्लांट्स का। अब ये जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है फ्लावर, इसके कई डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। सेपल्स होता है, पेटल होता है, स्टेमन होता है, पिस्टल होता है। यानी फ्लावर के कितने पार्ट? 4 पार्ट। स्टेमन, पिस्टल, सेपल्स, पेटल्स। तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये देखो, ये आपको ग्रीन रंग के क्या नजर आ रहे हैं? सेपल्स, ठीक है। ये जो पंखुड़ियां हैं रंग बिरंगी, अलग अलग फूलों का जो रंग होता है ना, फ्लावर का जो कलर है वो पेटल्स डिसाइड करता है। तो गुलाब अगर लाल है तो इसका मतलब वो पेटल्स का रंग लाल है। सूरजमुखी क्या है? पीला है, तो इसका मतलब पेटल्स का रंग पीला है ना। तो ये जो पंखुड़ियां हैं ये पेटल्स हो गई। फिर आता है स्टेमन और फिर आता है पिस्टल। तो स्टेमन के फिर 2 पार्ट, एंथर और फिलामेंट। एंथर और फिलामेंट। और पिस्टल के 3 पार्ट, ये वाला स्टिग्मा, फिर ये वाला स्टाइल, और नीचे जाके जो स्वेलन पार्ट है ये है ओवरी, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ लिया? हमने फ्लावर के डिफरेंट पार्ट्स पढ़ लिए। तो फ्लावर किस प्लांट्स में ग्रो करता है? एंजियोस्पर्म कैटेगरी के प्लांट में फ्लावर खिलता है। और इस फ्लावर के 4 मेन पार्ट्स होते हैं, सेपल, पेटल, स्टेमन, पिस्टल। स्टेमन के भी 2 पार्ट होते हैं, एंथर, फिलामेंट। ये टॉप वाला एंथर है और नीचे ये जो थ्रेड जैसा है ना, ये फिलामेंट है। पिस्टल के 3 पार्ट होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। क्लियर? और ये जो आप फोटो देख रहे हो ये फ्लावर का लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन का फोटो है। तो ये आपको लेबलिंग करने के लिए एग्जाम में आ सकता है, तो ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। चलिए, अब जो फ्लावर है, अब देखो फ्लावर में जो स्टेमन होता है ना, एंथर और फिलामेंट मिलकर क्या बनाते हैं? स्टेमन। ये होता है आपका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट या ऑर्गन कह लो। तो फ्लावर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन तो है, लेकिन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मेल भी होंगे, फीमेल भी होंगे। तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन किसे कहेंगे? स्टेमन को। और पिस्टल क्या होता है? पिस्टल होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या कह लो पार्ट।
है ना। तो फ्लावर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन तो है, लेकिन फ्लावर में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दो टाइप के होंगे, मेल और फीमेल। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन किसे कहते हैं? स्टेमन को। और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन किसे कहते हैं? पिस्टिल को। इतना क्लियर हुआ? चलिए अब आगे चलते हैं। अब जो फ्लावर है, कई फ्लावर ऐसे होते हैं जिसमें स्टेमन या पिस्टिल दोनों में से कोई एक ही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा। या तो स्टेमन पाया जाएगा, नहीं तो फ्लावर पे सिर्फ क्या होगा? पिस्टिल। दोनों नहीं होंगे। तो ऐसे फ्लावर्स को हम क्या कहते हैं? यूनिसेक्सुअल फ्लावर। जैसे कि पपाया में होता है, वाटरमेलन में होता है। लेकिन ऐसे फ्लावर जिसमें दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट हो, स्टेमन भी हो, पिस्टिल भी हो, ऐसे फ्लावर्स को हम क्या कहते हैं? बाइसेक्सुअल। जैसे कि गुड़हल में, जैसे कि मस्टर्ड में, है ना। तो यहां आपको क्या समझ में आया? यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल फ्लावर के बीच में का डिफरेंस। और साथ ही साथ आपने क्या पढ़ा? एग्जाम्पल। तो ये देखो, पपाया है, वाटरमेलन है। इन प्लांट्स में जो फ्लावर होते हैं वो कैसे होते हैं? यूनिसेक्सुअल होते हैं। या तो स्टेमन होगा या तो पिस्टिल होगा। और गुड़हल हो गया यानी हिबिस्कस, सरसों यानी मस्टर्ड, इन प्लांट्स के जो फ्लावर होते हैं वो बाइसेक्सुअल होते हैं, यानी कि उसमें दोनों स्टेमन और पिस्टिल दोनों पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए अब स्टेमन एंड पिस्टिल की बात करें तो स्टेमन एंड पिस्टिल आर द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ ए फ्लावर, ये तो हम जानते ही हैं। और स्टेमन और पिस्टिल क्योंकि रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ये वाला मेल है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, और पिस्टिल फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। तो इन रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में क्या बनता है? इनमें क्या पाया जाता है? इट कंटेन्स जर्म सेल्स। क्या पाया जाता है? जर्म सेल। तो मेल में मेल जर्म सेल और फीमेल में फीमेल जर्म सेल, और यही जर्म सेल फ्यूज करेगा तो क्या बनेगा? आगे चल के सीड बनता है, बीज। समझ में आया? चलिए तो देखो क्या लिखा है, स्टेमन इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड इट प्रोड्यूसेस पॉलन ग्रेन। स्टेमन में क्या बनता है? पॉलन ग्रेन बनता है, जो कि आमतौर पे येलोइश इन कलर होता है, और पॉलन ग्रेन कंटेन्स मेल जर्म सेल। अब देखो ध्यान से देखो, मैंने आपको बताया था कि स्टेमन के दो पार्ट होते हैं, एक होता है एंथर, एक होता है फिलामेंट, है कि नहीं? तो स्टेमन में ये जो एंथर वाला पार्ट है ना, वहां क्या बनता है? पॉलन ग्रेन बनता है, और पॉलन ग्रेन के अंदर बहुत सारे मेल जर्म सेल होते हैं। ठीक है, जो आमतौर पे क्या होते हैं? येलोइश इन कलर होते हैं। तो इसीलिए जब कीड़े मकोड़े या मधुमक्खी इन फूलों पे बैठती है तो ये पॉलन ग्रेन चिपक जाते हैं इनके शरीर पे। तो आप ये जो फोटो देख रहे हो, देखो ध्यान से कि मधुमक्खी के शरीर पे छोटे छोटे येलो कलर के आपको कुछ स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं। वो क्या है? वो पॉलन ग्रेन्स हैं। उन्हीं पॉलन ग्रेन के अंदर क्या पाया जाता है? मेल जर्म सेल। ठीक है, क्लियर? अब देखो, अब पिस्टिल की बात कर लें। पिस्टिल क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है ना। पिस्टिल इज प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ फ्लावर एंड इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ठीक है, अब पिस्टिल के तीन पार्ट्स होते हैं, मैंने पहले ही पढ़ाया था। सबसे जो नीचे होता है, जो स्वेलन होता है, स्वेलन बॉटम पार्ट, उसे हम क्या कहते हैं? ओवरी कहते हैं। तो ये देखो, ये वाला जो हिस्सा है स्वेलन है कि नहीं, फूला हुआ है, इसे ओवरी कहते हैं। ठीक है, फिर मिडल इलोंगेटेड पार्ट, ये जो मिडल इलोंगेटेड पार्ट है इसे स्टाइल कहते हैं। और सबसे जो ऊपरी टर्मिनल पार्ट होता है उसे, जो कि स्टिकी होता है, चिपचिपा होता है, उस पार्ट को हम स्टिग्मा कहते हैं। तो स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। स्वेलन कौन होता है? ओवरी होता है। इलोंगेटेड कौन होता है? स्टाइल होता है। और चिपचिपा स्टिकी कौन होता है? स्टिग्मा होता है। चिपचिपा क्यों होता है? ताकि ये जो पॉलन ग्रेन है जो कहाँ बन रहा है? स्टेमन के एंथर पार्ट में, यहां से जब पॉलन ग्रेन कहाँ पहुंचे? स्टिग्मा पे पहुंचे, तो स्टिग्मा पे चिपक जाए। तो उसके लिए पॉलन ग्रेन्स को चिपकाने के लिए जब स्टिग्मा चिपचिपा होगा, स्टिकी होगा, तभी तो चिपकेगा, है ना। और स्टेमन के एंथर से पिस्टिल के स्टिग्मा तक पॉलन ग्रेन का जो ट्रांसफर हो रहा है, इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं? पॉलिनेशन कहते हैं, है ना। अभी आपको पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, चलिए तो पिस्टिल आपने देख लिया। अब द ओवरी, पिस्टिल का ये जो ओवरी पार्ट है, ये जो ओवरी पार्ट है ना,
इस ओवरी में क्या होता है, ओव्यूल्स होते हैं, और ओव्यूल में पाए जाते हैं क्या, एग सेल। एग सेल क्या है, फीमेल जर्म सेल। एग सेल क्या है, फीमेल जर्म सेल। तो आपको ध्यान रखना है मेल जर्म सेल कहां पाया जाता है और फीमेल जर्म सेल कहां पाया जाता है। तो मेल जर्म सेल पॉलन ग्रेन में पाया जाता है। पॉलन ग्रेन कहां बनता है, एंथर में बनता है। एंथर किसका पार्ट है, स्टेमन का पार्ट है। और जो फीमेल जर्म सेल है जिसे हम एग सेल कहते हैं वो कहां पाया जाता है, वो ओव्यूल्स में होता है। ओव्यूल्स कहां होता है, ओवरी में। और ओवरी कहां होता है, ओवरी पिस्टल का पार्ट है। क्लियर हुआ। चलिए अब आप ध्यान से देखो, ये आपको स्वेलन पार्ट दिख रहा है। तो ये स्वेलन पार्ट तो क्या है, ओवरी है। लेकिन इस ओवरी के अंदर आप ध्यान से देखो, ये आपको छोटे टाइनी बॉल लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं। ये क्या है, ये ओव्यूल्स है। ठीक है, तो ये बाहरी पार्ट तो ओवरी है, लेकिन ओवरी के अंदर आपको क्या नजर आ रहे हैं, ओवरी के अंदर आपको नजर आ रहे हैं ओव्यूल्स, है ना। और इन्हीं ओव्यूल्स में क्या होता है, एग सेल होता है, यानी फीमेल जर्म सेल। ठीक है, अब देखो, मेल जर्म सेल प्रोड्यूस्ड बाय पॉलन ग्रेन फ्यूजेस विद द फीमेल गैमेट प्रेजेंट इन द ओव्यूल। तो जो मेल जर्म सेल है जो पॉलन ग्रेन में पाया जाता है, वो फीमेल जर्म सेल यानी एग सेल से, जो कि कहां पाया जाता है, ओव्यूल में, उससे फ्यूज करता है। ठीक है, और इसी प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन कहते हैं। दिस फ्यूजन ऑफ मेल जर्म सेल विथ एग सेल इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। लेकिन फर्टिलाइजेशन के पहले पॉलन ग्रेन का एंथर से स्टिग्मा तक ट्रांसफर होना जरूरी है। जैसे मैं आपको यहां दिखाऊं फोटो, ये देखो, ये एंथर है। इस एंथर पे क्या बना, पॉलन ग्रेन। और ये पॉलन ग्रेन जब आकर कहां चिपक जाएगा, स्टिग्मा पे चिपक जाएगा। तो पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर हुआ। इसी ट्रांसफर के प्रोसेस को पॉलिनेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, पॉलिनेशन। तो फर्टिलाइजेशन के पहले पॉलिनेशन होगा ना, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा, दिस प्रोसेस इज नोन एज पॉलिनेशन। अब ये हवा द्वारा भी हो सकता है, पानी द्वारा भी हो सकता है, इंसेक्ट यानी कीड़ों द्वारा भी हो सकता है। इंसान भी पॉलन ग्रेन को एंथर से स्टिग्मा तक पहुंचाने में मदद करते हैं। तो कई अलग अलग तरीकों से पॉलन ग्रेन जिसमें मेल जर्म सेल होता है वो अगर पहुंचेगा स्टिग्मा पे, ठीक है, अब स्टिग्मा पे पहुंचेगा और यहां ओवरी के अंदर ओव्यूल है और ओव्यूल में कहां है, एग सेल। तो एग सेल यहां है, मेल जर्म सेल यहां से यहां पहुंच गया। अब यहां से उसको यहां तक का रास्ता तय करना है कि नहीं। तो वही मैं बता रहा हूं आपको जो कि हम यहां पढ़ रहे थे, है ना। देखो, द फ्यूजन ऑफ मेल जर्म सेल विथ एग सेल इज नोन एज फर्टिलाइजेशन विच गिव अस द जायगोट। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनता है, जायगोट बनता है, विच इज कैपेबल ऑफ ग्रोइंग इनटू ए न्यू प्लांट। अब जायगोट आगे चल के न्यू प्लांट में डेवलप हो जाता है। जायगोट आगे चल के एम्ब्रियो बनाता है, फिर सीड बनता है और सीड से फिर नया प्लांट ग्रो हो जाता है कि नहीं। देखो पूरा प्रोसेस समझ में आया, है ना। पहले पॉलिनेशन हुआ, पॉलिनेशन के बाद फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन के बाद जो ओव्यूल है वो सीड में बदल जाता है, ओवरी फ्रूट में बदल जाता है, और फिर सीड से नया प्लांट, सीड से नया प्लांट ग्रो कर जाता है। ठीक है, क्लियर। चलिए अब देखो क्या मैंने बताया, फर्टिलाइजेशन के लिए जरूरी है कि पहले पॉलिनेशन हो, और पॉलिनेशन मतलब पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर कहां से कहां, स्टेमन के एंथर पार्ट से पिस्टिल के स्टिग्मा पार्ट, यानी एंथर से स्टिग्मा तक पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर ही पॉलिनेशन कहलाता है। ठीक है, और ये ट्रांसफर में मदद कौन करता है, इसमें हवा, पानी, जानवर, इंसेक्ट, बहुत सारे एजेंट्स मदद करते हैं। ठीक है, अब पॉलिनेशन भी दो टाइप का हो सकता है, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। इफ दिस ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स अकर इन द सेम फ्लावर, मान लेते हैं कि फ्लावर क्या है, फ्लावर आपका बाइसेक्सुअल फ्लावर है। बाइसेक्सुअल फ्लावर मतलब उस पे स्टेमन भी है, उस पे पिस्टिल भी है, यही मतलब है ना। तो बाइसेक्सुअल फ्लावर है तो उस पे स्टेमन और पिस्टिल दोनों होगा। अब स्टेमन के एंथर से पिस्टिल के स्टिग्मा तक
पॉलन ग्रेन ट्रांसफर हो तो ये पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर एक ही फ्लावर में हुआ है ना, तो इस पॉलिनेशन को क्या कहेंगे? सेल्फ पॉलिनेशन। लेकिन अगर क्या होता, अगर ऐसे समझ लो कि एक फ्लावर के एंथर से दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा तक अगर पॉलन ग्रेन जाए, मतलब फ्लावर अगर अलग अलग है, तो जो पॉलिनेशन होगा वो क्रॉस पॉलिनेशन होगा। जैसे ये साफ साफ दिखाया है कि देखो ये सेल्फ पॉलिनेशन है। क्यों? क्योंकि एक ही फूल है, उसी फूल के एंथर से पॉलन ग्रेन उसी फूल के स्टिग्मा पे आके चिपक गया, तो फूल तो एक ही है, तो इस टाइप के पॉलिनेशन को सेल्फ पॉलिनेशन कहेंगे। लेकिन ये देखो ये क्रॉस पॉलिनेशन है। क्यों? क्योंकि यहां केवल स्टिग्मा था और पॉलन ग्रेन इस फूल के एंथर से होते हुए दूसरे फूल के स्टिग्मा पे आके चिपका, तो ये जो पॉलिनेशन है वो क्रॉस पॉलिनेशन है। तो फूल जब तक एक है, एक ही फूल के अंदर अगर पॉलिनेशन हो तो वो सेल्फ पॉलिनेशन, और डिफरेंट फ्लावर के बीच में पॉलिनेशन हो तो वो क्रॉस पॉलिनेशन। क्लियर है? समझ में आया? चलिए, आफ्टर द पॉलन लैंड्स ऑन ए पॉलन ग्रेन, जब पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पर लैंड करता है, ठीक है, तो उसको कहां पहुंचना है? उसको ओवरी के अंदर ओव्यूल, ओव्यूल में होते हैं एग सेल, वहां तक पहुंचना है। तो यहां से यहां तक उसको ग्रो करना पड़ेगा ना, आगे बढ़ना पड़ेगा। तो वो कैसे ग्रो करेगा? तो वही लिखा है, इट हैज टू रीच द फीमेल जर्म सेल विच आर इन द ओवरी। तो ओवरी में जो फीमेल एग सेल है वहां तक पहुंचना पड़ेगा। तो इसके लिए एक ट्यूब ग्रो करती है, ए ट्यूब ग्रोज आउट ऑफ द पॉलन ग्रेन। तो पॉलन ग्रेन से देखो एक ट्यूब ग्रो करती हुई नजर आ रही है, और ये जो ट्यूब होती है इसे पॉलन ट्यूब कहते हैं। तो पॉलन ग्रेन जब आकर स्टिग्मा पे चिपका, चिपकने के बाद इस पॉलन ग्रेन से एक ट्यूब ग्रोथ होती है, और ये जो ट्यूब ग्रो हो रही है इसे ही पॉलन ट्यूब कहते हैं। और ये ग्रो होते हुए कहां पहुंचती है? ओवरी। ओवरी के अंदर क्या है? ओव्यूल्स। ओव्यूल्स में है एग सेल, और इस पॉलन ट्यूब में क्या होता है? मेल जर्म सेल। देखो, तो जब ये पॉलन ट्यूब यहां पहुंच जाती है तो मेल जर्म सेल इस पॉलन ट्यूब से होते हुए एग सेल से जाके मिल जाता है, और फर्टिलाइजेशन होता है, और फर्टिलाइजेशन के बाद इसी ओवरी में क्या बन जाता है? जायगोट बनता है। तो अगर फर्टिलाइजेशन के बाद जो जायगोट बना उसका लोकेशन पूछे तो क्या होगा? ओवरी होगा। ठीक है, चलिए, अब आफ्टर फर्टिलाइजेशन द जायगोट डिवाइड सेवरल टाइम्स टू फॉर्म एन एम्ब्रियो। फर्टिलाइजेशन के बाद जायगोट बना, जायगोट में बहुत सारा सेल डिवीजन होता है, तो फिर वो एम्ब्रियो बनता है। तो ये ध्यान रखो, पहले जायगोट बनेगा, जायगोट के बाद एम्ब्रियो बनेगा। ठीक है, और ये पूरा प्रोसेस ओवरी के अंदर जो ओव्यूल है वहां हो रहा है। ठीक है, अब ओव्यूल डेवलप्स इनटू ए टफ कोट एंड इज ग्रेजुअली कन्वर्टेड इनटू ए सीड। अब थोड़े समय के बाद, एम्ब्रियो के बाद क्या होगा? ये जो ओवरी है और जो ओव्यूल है ये बदल जाते हैं। तो जो ओव्यूल है वो किस में बदल जाता है? सीड में, और ओवरी जो है वो डेवलप हो जाता है फ्रूट में। तो ये ध्यान रखना है, ओव्यूल सीड में डेवलप होते हैं और जो ओवरी है वो फ्रूट में डेवलप होता है। तो अगर आप फ्रूट खा रहे हो एप्पल, तो एप्पल में जो सीड नजर आ रहे हैं, तो ये सीड कौन क्या है? ये ओव्यूल्स ही तो हैं जो सीड में डेवलप हो गए, और जो ओवरी था वो फ्रूट में डेवलप हो गया। तो ये जो फ्रूट आप खा रहे हो एप्पल में, ये वाला हिस्सा ये ओवरी से बना है, और ये जो सीड है जो आप छोड़ देते हो ये ओव्यूल से बना है। तो ध्यान रखना है, ओव्यूल सीड में डेवलप होता है और ओवरी जो डेवलप होता है वो फ्रूट में डेवलप होता है। तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है फ्लावरिंग प्लांट में। अब जब ये सब हुआ तो दो पार्ट और होते हैं। फ्लावर में तो 4 पार्ट पड़ा है ना, सेपल और पेटल भी तो होते हैं, है ना? तो उनका क्या होता है? तो वही लिखा है, मीनवाइल द पेटल्स, सेपल्स, स्टेमन, स्टाइल एंड स्टिग्मा में श्रिवल एंड फॉल ऑफ। तो जो सेपल पेटल्स है ना, वो फर्टिलाइजेशन के बाद वो क्या होते हैं? वो गिर जाते हैं, झड़ जाते हैं, गिर जाते हैं, है ना, झड़ के निकल जाते हैं। लेकिन कहीं कहीं वो सेपल्स बचे रहते हैं, जैसे टमाटर है, बैगन है, स्ट्रॉबेरी है। तो ये आपको यहाँ जो ग्रीन ग्रीन नजर आ रहा है ये क्या है? ये तो आपका फ्रूट है, तो ये तो ओवरी से बना है। लेकिन कभी कभी फर्टिलाइजेशन के बाद भी जो सेपल्स हैं वो फॉल ऑफ नहीं होते, वो झड़ के नहीं गिरते, और वो
फ्रूट के साथ अटैच होते हैं और यही वो नजर आ रहे हैं। क्लियर, समझ में आया? तो ये ग्रीन पार्ट क्या है? ये ग्रीन पार्ट सेपल्स है जो गिरा नहीं, झड़कर वो बचा रह गया। कईयों में झड़ के गिर जाते हैं, ठीक है। जैसे आम खा रहे हो तो उसमें सेपल्स नजर आ रहे हैं? नहीं, है ना। तो आम क्या है? फ्रूट। किससे बना है? ओवरी से। और आम के अंदर जो क्या है? सीड है, वो ओव्यूल से बना है। और ये सब प्रोसेस के दौरान जो सेपल पेटल्स थे वो झड़ गए, है ना। समझ में आया? तो वही चीज है। क्लियर, चला जाए। लेकिन कुछ प्लांट्स में ये बच जाता है, और बच जाता है तो फ्रूट के साथ ये दिखता है हमको। चलो, अब इतना कुछ होने के बाद जो सीड बना, आपने एप्पल खाया, आपने आम खाया, और जो अंदर सीड है उसको फेंक दिया मिट्टी में, तो मिट्टी में वो सीड क्या होगा? ग्रो करेगा नए प्लांट में। इस प्रोसेस को कहते हैं सीड जर्मिनेशन। क्या कहते हैं? सीड जर्मिनेशन। तो द सीड कंटेन्स द फ्यूचर प्लांट और एम्ब्रियो विच डेवलप्स इनटू ए सीडलिंग अंडर अप्रोप्रिएट कंडीशन। तो सीडलिंग में कन्वर्ट होता है अप्रोप्रिएट कंडीशन पाने पर, और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? जर्मिनेशन। तो सीड जब सीडलिंग में कन्वर्ट होता है, तो देखो यहां आपको ध्यान से देखो, ये क्या है? ये सीड था। अब सीड में जब सीडलिंग में कन्वर्ट होगा तो देखो यहां एक हिस्सा होता है प्लूम्यूल, ये आगे चल के फ्यूचर शूट स्टेम बनाता है। ये नीचे वाला हिस्सा रेडिकल है, ये आगे चल के रूट बनाता है। तो प्लूम्यूल फ्यूचर शूट है, फ्यूचर शूट है, और जो रेडिकल है वो फ्यूचर रूट है। क्या है? फ्यूचर का रूट है। और ये रहा कॉटिलेडन। तो एप्रोप्रिएट कंडीशन में जो सीड है, सीड से प्लूम्यूल निकलता है, नीचे की ओर रेडिकल निकलता है, तो ये सीडलिंग कहलाता है। और सीडलिंग एप्रोप्रिएट कंडीशन मिलेगा तो ग्रो करेगा और नया प्लांट में डेवलप होगा। तो नए प्लांट में ये जो स्टेम है, स्टेम कहाँ से बन रहा है? ये प्लूम्यूली तो डेवलप होकर स्टेम बना रहा है। और ये जो नीचे रूट्स है, ये रूट्स कहाँ से डेवलप हुए? इस रेडिकल पार्ट से। तो यहाँ लेबलिंग है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए, तो हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स में पढ़ लिया। अब आते हैं रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स पढ़ते हैं, ठीक है। तो ह्यूमन बींग्स में भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। क्लियर, अब वही हमको पढ़ना है कैसे होता है। क्लियर, ह्यूमंस यूज सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। जी हाँ, तो सेक्सुअल मोड में सबसे मेन मेन इसका कैरेक्टर क्या है कि यहाँ जेंडर होगा, जेंडर होगा, ठीक है, मेल और फीमेल होगा। तो यहां मेल और फीमेल दिखाया है, मेल और फीमेल। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल फीमेल होगा, तो मेल में मेल गैमीट बनेगा, फीमेल में फीमेल गैमीट बनेगा। और यही गैमीट क्या करेंगे? फ्यूज करेंगे, तो क्या बनेगा? जाइगोट बनेगा। जाइगोट आगे चल के किस में डेवलप होगा? एम्ब्रियो में, है ना। एम्ब्रियो आगे चल के फीटस में डेवलप होगा, और फीटस फिर न्यू बॉर्न चाइल्ड। और इस तरीके से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ह्यूमन बींग्स में कंप्लीट होगा। तो जैसे आपने फ्लावर में देखा कि एंजियोस्पर्म कैटेगरी के जो प्लांट है वहां भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वहां भी आपने देखा होगा कि एक मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, एक फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। लेकिन जब उसके पहले आपने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ा, तो वहां कहीं भी जेंडर की बात हमने की नहीं की, क्योंकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की सबसे बड़ी पहचान है कि वहां कोई जेंडर नहीं होता, वहां गैमीट्स का फॉर्मेशन नहीं होता। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की सबसे बड़ी पहचान है कि यहां जेंडर होता है, मेल फीमेल, और यहां गैमीट्स बनते हैं। जैसे आपने फ्लावर में देखा मेल जर्म सेल, एग सेल, तो वो क्या थे? गैमीट्स ही तो थे, मेल गैमीट फीमेल गैमीट। ठीक उसी तरह ह्यूमन बींग्स में भी जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो यहां मेल और फीमेल गैमीट का फॉर्मेशन होता है, वही आकर यहां फ्यूज करते हैं। तो ये देखो, ये एरो क्या दिखा रहा है कि ये फ्यूज हो रहे हैं। एक तरफ से स्पर्म आया, एक तरफ से एग आया। तो जो स्पर्म है वो मेल गैमीट है, और जो एग है वो फीमेल गैमीट है, ठीक है। और फिर बच्चे का जन्म हुआ। चलिए आगे चलते हैं। अब ऐसा नहीं है कि बच्चा पैदा होने के बाद वो रिप्रोडक्शन के लायक हो जाता है ना। मान लीजिए कोई बच्चा जिसकी उम्र 1 साल है, क्या वो रिप्रोडक्शन कंप्लीट कर सकता है? रिप्रोडक्शन कर सकता है? नहीं कर सकता। एक एज आती है
जहां हम सेक्सुअली मैच्योर होते हैं और तब जाकर हमारे में रिप्रोडक्शन की कैपेबिलिटी आती है, कैपेसिटी आती है ना। तो वही लिखा है कि इन अर्ली टीनेज ईयर्स, जब हम टीनेज ईयर्स में एंटर कर रहे होते हैं तो हमारे बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होते हैं, है ना। ए होल न्यू सेट ऑफ चेंजेस अकर्स दैट कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड सिंपली एज बॉडी एनलार्जमेंट, जिसे हम सिर्फ बॉडी एनलार्जमेंट नहीं कह सकते। इंस्टीड द अपीयरेंस ऑफ द बॉडी चेंजेस, सम ऑफ दीज चेंजेस आर कॉमन टू बोथ बॉयज एंड गर्ल्स। तो जब हम अर्ली टीनेज में 13-14 साल में जब हम एंटर कर रहे होते हैं तो हमारे शरीर में बहुत सारे चेंजेस होते हैं। कुछ चेंजेस ऐसे हैं जो कॉमन है, जो कि मेल मतलब बॉयज़ में भी होगा और गर्ल्स में भी होगा, और कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं जो बॉय और गर्ल्स में स्पेसिफिक होते हैं। तो पहले हम उन चेंजेस की बात कर रहे हैं जो टीनेज ईयर्स में होते हैं, जो कि बॉय और गर्ल्स में कॉमन है, ठीक है। जैसे कि we begin to notice thick hair growing in new parts of body such as armpit, genital area between the thighs। यानी कि चाहे गर्ल हो चाहे बॉय हो, लड़का हो या लड़की, जब वो अपने टीनेज ईयर में एंटर करता है तो हम लड़के और लड़की के शरीर में आर्मपिट और जेनाइटल एरिया में क्या डेवलप होने लगते हैं, थिक हेयर ग्रो करते हैं। 1 साल का बच्चा है, क्या उसके आर्मपिट में बाल मिलेंगे? नहीं। क्या उसके जेनाइटल एरिया में, जेनाइटल एरिया मतलब जो टांगे हैं, जो हमारी थाइज हैं, उनके बीच का जो एरिया है उसे जेनाइटल एरिया कहते हैं। तो क्या किसी बच्चे के जेनाइटल एरिया में बाल देखोगे? नहीं। तो ये बाल कब डेवलप होते हैं? जब हम टीनेज ईयर्स में एंटर करते हैं, और ये कॉमन है बॉयज में भी और गर्ल्स में भी, है ना। तो एक पॉइंट तो ये हो गया। अगला, थिनर हेयर कैन ऑल्सो अपीयर ऑन लेग्स एंड आर्म्स एज वेल एज ऑन द फेस। हाथों पे, पैरों पर, है ना, चेहरों पर आपको क्या दिखेगा? हेयर का ग्रोथ दिखेगा। तो हाथ पैरों पर लड़का हो या लड़की, दोनों के शरीर में बाल ग्रो करेंगे टीनेज ईयर्स में। और बच्चे के शरीर को देखो, उस पर बाल ही नहीं होते, एकदम चिकनी शरीर होती है, एकदम मुलायम होती है। लेकिन जब उम्र बढ़ती है, जब टीनेज ईयर्स में एंटर करते हैं, तो आपने देखा होगा कि बाल ग्रो करने लगते हैं, ठीक है। ये भी कॉमन है बॉयज और गर्ल्स में। फिर द स्किन फ्रिक्वेंटली बिकम्स ऑयली एंड वी माइट बिगिन टू डेवलप पिंपल्स। और फिर आपने देखा होगा स्किन ऑयली होने लगती है, और ऑयली होने के कारण ही लड़का हो या लड़की, उसको पिंपल्स होते हैं चेहरे पे। आमतौर पे चेहरे पे होते हैं, वैसे हो तो कहीं भी सकते हैं, लेकिन चेहरे पे होते हैं, ठीक है। ये वो चेंजेस थे जो कॉमन थे बॉयज और गर्ल्स पे, ठीक है। अब ऑन द अदर हैंड, इसके अलावा देयर आर ऑल्सो चेंजेस टेकिंग प्लेस दैट आर डिफरेंट बिटवीन बॉयज एंड गर्ल्स। और एडोलसेंस यानी किशोर अवस्था, यानी टीनेज ईयर्स में जब हम एंटर कर रहे होते हैं, तो हमारे बॉडी में कुछ ऐसे चेंजेस भी होते हैं जो जेंडर स्पेसिफिक होते हैं, यानी कि या तो केवल बॉय में होगा या तो गर्ल्स में होगा। जैसे कि अगर गर्ल्स की बात करें तो गर्ल्स में ब्रेस्ट का जो साइज है वो इंक्रीज होने लगता है टीनेज ईयर्स में, और इसके साथ साथ डार्कनिंग ऑफ द स्किन ऑफ द निप्पल्स एट द टिप ऑफ द ब्रेस्ट। तो ब्रेस्ट का जो टिप है, उस पे जो निप्पल है, उस निप्पल का जो कलर है ना, वो डार्क होने लगता है ना। इसके साथ साथ गर्ल्स बिगिन टू मेंस्ट्रुएट एट अराउंड दिस टाइम, और इसके साथ साथ लड़कियों में मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी पीरियड स्टार्ट होने लगता है ना। ये चेंजेस कब होता है? ये सिर्फ लड़कियों में होता है। कब? टीनेज ईयर्स में, है ना। तो अभी तक इसके पहले हमने क्या पढ़ा? वो चेंजेस पढ़े हमने जो कॉमन थे, जो लड़कों और लड़कियों में दोनों में कॉमन है। लेकिन अब हम जेंडर स्पेसिफिक चेंजेस पढ़ रहे हैं, है ना। अब लड़कों की बात करें तो लड़कों के दाढ़ी मूंछ आना और लड़कों के जो वॉइस हैं वो क्रैक होना, ये आपका एक सेक्सुअल मैच्योरेशन को दिखा रहा है कि हम टीनेज ईयर्स में एंटर कर रहे हैं। तो लड़कों की आवाज़ भारी होने लगती है, फटने लगती है, तो उसी को लिखा है कि वॉइस बिगिन टू क्रैक। फिर लड़कों को दाढ़ी मूंछ आने लगता है ना। तो ये आपका कुछ कैरेक्टर हैं जो सिर्फ लड़कों में है, लड़कियों में दाढ़ी मूंछ तो आती नहीं है, कि नहीं? वही चीज़ है। ऑल ऑफ दीज चेंजेस आर एस्पेक्ट्स ऑफ सेक्सुअल मैच्योरेशन ऑफ द बॉडी। तो ये जितने भी चेंजेस हो रहे हैं टीनेज ईयर्स में, ये इस बात का इंडिकेशन है, सबूत है कि अब हम सेक्सुअली मैच्योर हो रहे हैं। अब हमारे शरीर में रिप्रोडक्शन की क्या आ रही है? कैपेसिटी आ रही है, ठीक है। चलिए, वाई डज द बॉडी शो सेक्सुअल मैच्योरेशन एट दिस एज? क्यों इस एज में ही सेक्सुअली मैच्योर हो रहे हैं?
क्यों नहीं इसके पहले हो गए? क्योंकि इसके पहले इसलिए नहीं हुए क्योंकि उस समय मकसद था हमारे बॉडी का ग्रोथ होना। तो सारी एनर्जी हमारे हड्डियों को ग्रो करने में, मसल्स को ग्रो करने में, हमारी हाइट बढ़ने में, इसमें सारी एनर्जी खर्च हुई। तो इसीलिए ज़रूरी था कि हमारी इस एनर्जी को सही वक्त पर सही डायरेक्शन में लगाया जाए। तो जब तक हम टीनेज ईयर्स तक आ रहे थे तब तक हमारा ग्रोथ हुआ बॉडी का, और जब बॉडी ग्रो कर गई तो फिर जो एनर्जी है शरीर के डिफरेंट पार्ट्स हैं वो फिर अब सेक्सुअली मैच्योर होने में खर्च हो रही है एनर्जी। तो इसीलिए लिखा है कि इसी एज में सेक्सुअल मैच्योरेशन होता है। वही चीज़ यहाँ लिखा है, वाइल द बॉडी ऑफ द इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म इज ग्रोइंग टू इट्स एडल्ट साइज, द रिसोर्सेज ऑफ द बॉडी आर मेनली डायरेक्टेड टू अचीविंग दिस ग्रोथ। जब बच्चा पैदा होता है तो शुरुआत में मकसद है ग्रोथ करना, तो जो बॉडी के जितने भी रिसोर्सेज हैं, एनर्जी है, वो सब खर्च होती है बॉडी ग्रोथ में। वाइल दैट इज हैपनिंग, द मैच्योरेशन ऑफ द रिप्रोडक्टिव टिश्यू इज नॉट लाइकली टू बी द मेजर प्रायोरिटी। और जब ग्रोथ हो रही है शरीर की तो रिप्रोडक्शन की कैपेसिटी के लिए सेक्सुअली मैच्योर होना ये हमारी प्रायोरिटी नहीं होती। Thus, as the rate of general body growth begins to slow down, reproductive tissue begin to mature। और धीरे धीरे जब हम टीनेज ईयर्स में एंटर कर रहे होते हैं, जब हमारी बॉडी ग्रोथ स्लो होने लगती है, तब हमारा फोकस क्या हो जाता है कि अब हमको सेक्सुअली मैच्योर बनना है। तो जितनी भी रिसोर्सेज हैं बॉडी के, जितनी भी एनर्जी है, वो अब खर्च होती है ताकि शरीर सेक्सुअली मैच्योर हो जाए और उसमें रिप्रोडक्शन की कैपेसिटी है। तो प्रायोरिटी का फर्क है ना, समझ में आया? और वो समय जब हम सेक्सुअली मैच्योर हो जाते हैं तो वो कहलाता है आपका प्यूबर्टी। दिस पीरियड ड्यूरिंग एडोलसेंस इज कॉल्ड प्यूबर्टी। क्या कहते हैं इसे? प्यूबर्टी कहते हैं। समझ में आया? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब कोई भी इंसान, चाहे लड़का हो या लड़की, वो सेक्सुअली मैच्योर कब होता है? प्यूबर्टी के एज में, है ना। तो जब वो किशोर अवस्था, जब उसमें सेक्सुअली मैच्योरेशन आता है, जब उसकी दाढ़ी मूंछ आते हैं, जब हार्मोनल चेंजेस होते हैं, पिंपल्स आते हैं, तो समझ जाइए उसकी कौन सी अवस्था चल रही है, वो प्यूबर्टी वाली एज चल रही है। और एक बार ये एज खत्म हो गई तो वो इंडिविजुअल सेक्सुअली मैच्योर हो जाता है। ठीक है, चलिए लेट अस लुक एट द सिस्टम इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आइए अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इंसानों में होता कैसे है इसको देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखेंगे। देखो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ये डायग्राम है। अब देखो मेन पॉइंट ये है टेस्टिस। टेस्टिस कहाँ पाया जाता है? एक मस्कुलर बैग होता है जिसे हम कहते हैं स्क्रोटम। स्क्रोटम के अंदर होता है टेस्टिस। ठीक है, और ये स्क्रोटम एब्डोमिनल कैविटी के बाहर होता है। इसके वजह से यहाँ टेम्परेचर कम होता है और कम टेम्परेचर पे ही टेस्टिस के अंदर स्पर्म ग्रो कर पाएगा। तो टेस्टिस का फंक्शन, मतलब टेस्टिस नहीं, स्क्रोटम का फंक्शन क्या है? टू प्रोवाइड लो टेम्परेचर फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इन द टेस्टिस। तो ये हो गया टेस्टिस, ये हो गया स्क्रोटम। अब टेस्टिस से फिर एक पाइप निकलती है, इसे कहते हैं वास डिफरेंस। ठीक है, टेस्टिस के बाद फिर क्या आता है? वास डिफरेंस। ठीक है, फिर ये वास डिफरेंस यहां गया। अब यहां देखो यूरिनरी ब्लैडर से एक रास्ता आया और यहां मिल गया। ठीक है, अब ये कॉमन रास्ता है। कॉमन रास्ता यहां से यूरिन आएगा, यहां से स्पर्म आएगा, तो इस कॉमन रास्ते को यूरेथ्रा कहते हैं। तो वास डिफरेंस के बाद ये कहां जाएगा? ये यूरेथ्रा में आकर ओपन हुआ। तो ये आपका फ्लो है। ठीक है, तो यूरेथ्रा भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और यूरेथ्रा के बाहर ये होता है पेनिस। फिर दो ग्लैंड्स होती हैं। ये देखो, एक ग्लैंड ये है सेमिनल वेसिकल और एक ग्लैंड ये है जिसे प्रोस्टेट ग्लैंड कहते हैं। इनका भी काम आपको मैं अभी फंक्शन बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले ये रहा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम। अच्छे से देख लीजिए, डायग्राम में लेबलिंग करने को आता है तो ध्यान रखना आपका। और ये भी पाथ पूछा जाता है। ठीक है, तो स्पर्म का जो पाथ है वो पहले टेस्टिस में स्पर्म बनेगा, फिर वास डिफरेंस में आएगा, वास डिफरेंस से फिर कहाँ जाएगा? यूरेथ्रा, और यूरेथ्रा से होते हुए ये मेल के शरीर के बाहर निकलेगा। ठीक है, समझ में आया? चलिए, अब द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ पोर्शंस विच प्रोड्यूस द मेल जर्म सेल
एंड अदर पोर्शन दैट डिलीवर द जर्म सेल टू द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। तो जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसमें एक हिस्सा स्पर्म को यानी मेल जर्म सेल को बनाता है और बाकी हिस्सा मेल जर्म सेल यानी स्पर्म को फर्टिलाइजेशन के साइट तक पहुंचाने में मदद करता है ना। तो दो तरीके से आप डिवाइडेड है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब जो फॉर्मेशन ऑफ जर्म सेल है यानी मेल जर्म सेल जिसे हम स्पर्म कहते हैं, जिसे गैमीट भी कह सकते हैं, वो कहाँ होता है? टेस्टिस में। तो स्पर्म यानी कि मेल गैमीट का फॉर्मेशन कहाँ होता है? टेस्टिस में। और टेस्टिस ये रहा, डायग्राम में आपको दिखाया, ये जो बॉल लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है यही तो टेस्टिस है ना। यही स्पर्म बनता है। और ये टेस्टिस कहाँ लोकेटेड होता है? आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। और मतलब टेस्टिस कहाँ लोकेटेड होता है? एब्डोमिनल कैविटी के बाहर एक मस्कुलर बैग होता है जिसे हम स्क्रोटम कहते हैं। इस स्क्रोटम में पाया जाता है टेस्टिस, जिसके वजह से टेस्टिस को लो टेम्परेचर मिलता है ताकि वो स्पर्म का फॉर्मेशन कर सके। तो ये स्क्रोटम का फंक्शन पूछा जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से क्वेश्चन आता है कि स्क्रोटम का फंक्शन क्या है। स्क्रोटम का फंक्शन है टेस्टिस को लो टेम्परेचर प्रोवाइड करना ताकि टेस्टिस में स्पर्म का क्या हो सके? फॉर्मेशन हो सके। ठीक है, क्योंकि स्पर्म फॉर्मेशन के लिए लोअर टेम्परेचर चाहिए देन द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, तभी स्पर्म का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, चलो, तो ये तो हमने देख लिया। अब आते हैं, अब टेस्टिस में स्पर्म फॉर्मेशन के अलावा एक काम और है टेस्टिस का कि मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन बनाना। और ये हार्मोन ही टेस्टिस में स्पर्म फॉर्मेशन को क्या करता है? इंड्यूस करता है। यानी अगर टेस्टिस में टेस्टोस्टेरोन मेल हार्मोन नहीं बनेगा, मेल हार्मोन इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ये सिर्फ मेल्स में बनता है। ठीक है, और ये हार्मोन ही हेल्प करता है टेस्टिस में किसके फॉर्मेशन में? स्पर्म के फॉर्मेशन में। क्लियर? तो ये आपको ध्यान देना है कि अगर आपसे पूछ ले कि टेस्टोस्टेरोन का फंक्शन क्या है, तो टेस्टोस्टेरोन का फंक्शन है फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। तो स्पर्म का फॉर्मेशन हो कहाँ रहा है? टेस्टिस में। लेकिन ये तब होगा जब टेस्टिस में क्या बनेगा? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनेगा, तब जाकर टेस्टिस में स्पर्म का फॉर्मेशन होगा। इन एडिशन टू इट टेस्टोस्टेरोन ब्रिंग्स अबाउट चेंजेस इन अपीयरेंस सीन इन बॉयज एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी। प्यूबर्टी के समय में लड़कों में जो चेंजेस नजर आते हैं, जैसे दाढ़ी मूंछ का आना, आवाज का भारी हो जाना, ये सब भी किस हार्मोन के कारण होता है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के कारण होता है। ठीक है, क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। अब स्पर्म फॉर्म, एक बार जो स्पर्म बन गया वो डिलीवर्ड होता है थ्रू द वास डिफरेंस विच यूनाइट्स विथ ए ट्यूब कमिंग फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर। तो ये देखो, ये यूरिनरी ब्लैडर है, पेशाब की थैली है। इसमें आकर क्या इकट्ठा हो गया? यूरिन। और ये है टेस्टिस। टेस्टिस में क्या बना? टेस्टिस में क्या बना? स्पर्म। और फिर ये स्पर्म इस वास डिफरेंस से होते हुए ऐसे जाएगा। अब जरा यहां ध्यान से देखो, एक तरफ से आ रहा है वास डिफरेंस और दूसरे तरफ से यूरिनरी ब्लैडर से आ रहा है क्या? यूरेटर। तो इधर से पेशाब आएगा यूरिन और इधर से स्पर्म आएगा। तो ये यूरिन का रास्ता और ये स्पर्म का रास्ता। तो ये वास डिफरेंस इस यूरेटर से जहां मिल रहा है, मिलने के बाद अब एक कॉमन रास्ता है और इसी कॉमन रास्ते को ही क्या कहते हैं? यूरेथ्रा कहते हैं। क्या कहते हैं? यूरेथ्रा। समय समय पर यहां से यूरिन ऐसे निकलेगा और समय समय पर यहां से ऐसे इस रास्ते से होते हुए स्पर्म निकलेगा। तो स्पर्म और यूरिन का कॉमन रास्ता है, कॉमन पैसेज है कौन? यूरेथ्रा। ठीक है, जब यूरिन निकलना होता है तो यूरिन किडनी में बनता है। किडनी में बनने के बाद इस यूरिनरी ब्लैडर में आकर यूरिन इकट्ठा हो जाता है और फिर यहां से होते हुए यूरेटर में आता है, यूरेटर से फिर यूरेथ्रा से होते हुए बाहर निकल जाता है। और जब स्पर्म निकलना होता है तो टेस्टिस में स्पर्म बना, स्पर्म बनने के बाद कहाँ आ गया? वास डिफरेंस में। फिर वो ये वास डिफरेंस से होते हुए ये फिर कहाँ आ गया? यूरेथ्रा में। और यूरेथ्रा से फिर बाहर निकल जाता है। तो इसीलिए कहा गया यूरेथ्रा दस फॉर्म्स ए कॉमन पैसेज फॉर बोथ यूरिन एंड स्पर्म। ठीक है, तो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अब आगे चलते हैं। Along the path of vas difference, glands like prostate and seminal vesicle add their secretion so that sperm now in a fluid which makes their transport easier and this fluid provides nutrition.
याद करो मैंने आपको जब मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दिखाया था ह्यूमन बींग का, तो वहाँ मैंने आपको बताया था कि 2 ग्लैंड्स होते हैं और इस ग्लैंड्स का फंक्शन मैंने बोला था आगे बताऊंगा। तो अब वो समय आ गया है जहाँ मैं उन 2 ग्लैंड्स का फंक्शन बताऊं। 2 ग्लैंड्स कौन सी हैं? प्रोस्टेट ग्लैंड और सेमिनल वेसिकल। तो ध्यान से देखो, ये है आपका प्रोस्टेट ग्लैंड और ये जो ग्लैंड है ये है सेमिनल वेसिकल। तो जब यहाँ से टेस्टिस से स्पर्म बनेगा, फिर वास डिफरेंस से होते हुए जब ये कहाँ पहुँचेगा? यूरेथ्रा में। तो देखो इस प्रोस्टेट ग्लैंड से सिक्रीशन आकर इसमें मिलेगा और ये जो सेमिनल वेसिकल है इसका सिक्रीशन आकर इसमें स्पर्म में मिलेगा। तो मैं ऐसे लिख देता हूं, एक तरफ प्रोस्टेट ग्लैंड और एक तरफ क्या है? सेमिनल वेसिकल। ठीक है, और ये स्पर्म आ रहा था, ये स्पर्म आ रहा है। अब प्रोस्टेट ग्लैंड आकर प्रोस्टेट ग्लैंड का जो सिक्रीशन है वो आकर स्पर्म में मिल जाएगा और सेमिनल वेसिकल का जो सिक्रीशन है वो आकर स्पर्म में मिल जाएगा। तो स्पर्म एक फ्लूइड की तरह हो जाएगा और इस फ्लूइड की वजह से स्पर्म को तैरना आसान हो जाएगा। तो ये जो सिक्रीशन है जो कहाँ से आए? दोनों ग्लैंड से आए। प्रोस्टेट ग्लैंड और सेमिनल वेसिकल के जो सिक्रीशन है वो स्पर्म के ट्रांसपोर्ट को इजी कर रहे हैं और स्पर्म को न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ट्रांसपोर्टेशन एंड प्रोवाइडिंग न्यूट्रिशन, these are the 2 मेन फंक्शन ऑफ these glands, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड सेमिनल वेसिकल। तो ग्लैंड्स का फंक्शन क्लियर हो गया ना? ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब ये जो स्पर्म है ये दिखने में ऐसा होता है, हेड होता है, इसका टेल होता है और ये तैरता है। हाँ, तो द स्पर्म्स आर टाइनी बॉडीज दैट कंसिस्ट ऑफ मेनली जेनेटिक मटेरियल, है ना, जेनेटिक मटेरियल यहाँ है, एंड ए लॉन्ग टेल दैट हेल्प्स देम टू मूव फॉरवर्ड टूवर्ड्स फीमेल जर्म सेल। तो फीमेल जर्म सेल तक पहुंचने के लिए स्पर्म को बहुत मेहनत करनी होती है, इसको तैरना पड़ता है और तैरने में मदद कौन करता है? स्पर्म में पाए जाने वाला टेल। ठीक है, ठीक है, चलो। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देख लिया, अब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देख लो। क्लियर? तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ये है वेजाइना, यहीं से स्पर्म एंटर करता है, स्पर्म की एंट्री यहीं से होती है। ठीक है, तो जो यूरेथ्रा है जहां से फिर बाहर स्पर्म निकल रहा है, तो स्पर्म बाहर निकलने के बाद वो वेजाइना में ही एंटर करता है सेक्सुअल इंटरकोर्स के समय। तो जब मेल और फीमेल के बीच सेक्सुअल इंटरकोर्स हो रहा है तो मेल जो स्पर्म है वो फीमेल के वेजाइना में ही क्या करता है? ट्रांसफर करता है, यहां से स्पर्म तैरता हुआ जाता है। ठीक है, अब ये जो है आपको ये पार्ट, ये ओवरी है, एक ये ओवरी है। ठीक है, ये वाला हिस्सा यूटेरस है, ये वाला हिस्सा सर्विक्स है और ये वाला हिस्सा ये जो रास्ता है ये ओविडक्ट या फैलोपियन ट्यूब कहते हैं। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट्स आपने देख लिए, वेजाइना, सर्विक्स, यूटेरस, ओवरी, ओवरी कितने हैं? 2, और फैलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट। क्लियर? चलिए अब आगे चलते हैं। जब लड़की पैदा होती है ना, माँ के पेट से जब लड़की का जन्म होता है तो लड़की के पेट में ओवरी है और उस ओवरी में एग पहले से ही बन के रखा रहता है, लेकिन वो इमेच्योर होता है। तो वही लिखा है कि व्हेन ए गर्ल इज बोर्न द ओवरीज ऑलरेडी कंटेन थाउजेंड्स ऑफ इमेच्योर एग्स। तो बच्ची के जन्म लेते ही उसी समय बच्ची के ओवरी में कई हजारों एग्स होते हैं, लेकिन वो इमेच्योर होते हैं। तो वो मैच्योर कब होते हैं? जब लड़की की कौन सी एज आती है? प्यूबर्टी। अब समझ में आया? तो जब लड़की सेक्सुअली मैच्योर होती है तो उसके ओवरी में जो एग हैं वो भी मैच्योर हो जाते हैं। तो ऑन रीचिंग प्यूबर्टी सम ऑफ दीज स्टार्ट मैच्योरिंग। तो ये जो इमेच्योर एग हैं वो प्यूबर्टी के समय मैच्योर होना शुरू करते हैं 1 by 1, और फिर उसी ओवरी से क्या रिलीज होता है? एग रिलीज होता है। तो 1 egg इज प्रोड्यूस एवरी मंथ बाई 1 of these ovaries। ठीक है, तो इन 2 ओवरी थे ना, दोनों ओवरी से एक एक करके 1 by 1, एक महीने एक ओवरी से एग निकला तो अगले महीने दूसरे ओवरी से एग रिलीज होता है। तो इस तरीके से अल्टरनेट ओवरी क्या रिलीज करती है? एग रिलीज करती है मैच्योर होने पे। ठीक है, अब द फीमेल जर्म सेल जिसे हम एग कह रहे हैं आर मेड इन द ओवरीज, दे आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सम हार्मोन्स। तो ओवरी के अंदर एग का फॉर्मेशन तो हो ही रहा है, साथ ही साथ यहां बहुत सारे हार्मोन का भी फॉर्मेशन होता है।
तो मेल में जैसे टेस्टोस्टेरोन बनते हैं, फीमेल में प्रोजेस्टेरोन, एर्जोस्टेरोन, तो ये सभी यहाँ ओवरी में ही तो फॉर्मेशन होता है इन हार्मोन्स का। तो आपने देखा होगा कई बार फीमेल के केस में ओवेरियन कैंसर निकलता है, तो जो कैंसर होता है वो फीमेल के ओवरी में ही तो डेवलप हो जाता है, गांठें पड़ जाती हैं, है ना। चलिए अब हम बात करें, जो एग है वो ओवरी से रिलीज हो गया, रिलीज होकर कहाँ आएगा, तो ओवरी से रिलीज होने के बाद जो एग आएगा वो ओविडक्ट में आएगा, यानी फैलोपियन ट्यूब में आएगा, है ना। द एग इज कैरिड फ्रॉम द ओवरी टू द वोम्ब थ्रू ए थिन ओविडक्ट और फैलोपियन ट्यूब। द टू ओविडक्ट्स यूनाइट इनटू ए इलास्टिक बैग लाइक स्ट्रक्चर, जिसे हम यूटेरस कह रहे हैं। तो ओवरी से ये डक्ट निकल रही है, पाइप है, जिसे हम फैलोपियन ट्यूब कह रहे हैं, और ये दोनों फैलोपियन ट्यूब आगे चल के एक मस्कुलर बैग जैसा स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिसे हम यूटेरस कह रहे हैं। द यूटेरस ओपन्स इनटू वेजाइना थ्रू द सर्विक्स। तो यूटेरस वेजाइना में ओपन होता है, किसके रास्ते, किसके होते हुए, सर्विक्स, मतलब यूटेरस के बाद सर्विक्स, सर्विक्स के बाद वेजाइना, ठीक है। चलिए अब स्पर्म एंटर्ड थ्रू द वेजाइना, तो मैंने बोला ही है कि जो स्पर्म है वो वेजाइना से एंटर करता है। ड्यूरिंग द सेक्सुअल इंटरकोर्स दे ट्रेवल अपवर्ड, देख रहे हो, स्पर्म ऊपर की तरफ ट्रेवल करता है, तो वेजाइना से इधर आएगा यूटेरस में, यूटेरस से आएगा कहाँ, यहाँ फैलोपियन ट्यूब यानी ओविडक्ट में, ठीक है। अब जब वो स्पर्म ओविडक्ट में पहुंचता है तो ओविडक्ट में उसकी मुलाकात किससे होती है, एग से। तो इसका मतलब इधर से एग आया और इधर से स्पर्म आया, है ना, यहां से स्पर्म आया, और इस जगह पे क्या हुआ, फ्यूजन हुआ, किसका, फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड एग। और इसी फ्यूजन को क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन। और उसके वजह से क्या बनता है, फर्टिलाइजेशन के बाद जो बनता है उसे जायगोट कहते हैं। तो एग अगर फर्टिलाइज हो जाए तो क्या बनाएगा, जायगोट। अब जायगोट में लगातार सेल डिवीजन होता है, जिसके वजह से वो एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, जिसे एम्ब्रियो कहते हैं। तो पहले फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन मतलब स्पर्म और एग का मिलना, और ये होता कहाँ है, ये होता है कुछ इस जगह, और ये कौन सी जगह है, ये तो ओविडक्ट है यानी फैलोपियन ट्यूब है। तो फर्टिलाइजेशन कहाँ हो रहा है, या तो ये कह लो ओविडक्ट में हो रहा है, या तो ये कह लो फैलोपियन ट्यूब में हो रहा है, ठीक है, समझ में आया। चलिए, तो फर्टिलाइजेशन के बाद जायगोट बनता है, और जायगोट आगे चल के क्या बनाता है, एम्ब्रियो बनाता है। अब ये जो एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो आकर ये जो यूटेरस है यहां आकर इम्प्लांट हो जाता है, ये आकर यहां जुड़ जाता है, ये देखो दिख रहा है। तो ये एम्ब्रियो है जो आकर यूटेरस में क्या हो गया, इम्प्लांट हो गया। तो वही लिखा है, द एम्ब्रियो इज इम्प्लांटेड इन द लाइनिंग ऑफ यूटेरस वेयर दे कंटिन्यू टू ग्रो एंड डेवलप ऑर्गन्स टू बिकम फीटस। तो एम्ब्रियो एक बार आकर यूटेरस की दीवारों पर, लाइनिंग पर इम्प्लांट हो जाता है, और फिर उसका ग्रोथ होता है, और फिर ग्रोथ के बाद एम्ब्रियो से क्या बनता है, फीटस, है ना। यूटेरस प्रिपेयर इटसेल्फ एवरी मंथ टू रिसीव एंड नर्चर द ग्रोइंग एम्ब्रियो। अब यूटेरस को हर महीने तैयारी करनी होती है कि एम्ब्रियो आएगा, वो यहाँ इम्प्लांट होगा, तो उसके लिए यूटेरस तैयार होता है। लेकिन एम्ब्रियो तब आएगा ना जब जायगोट बने, और जायगोट तब बनेगा जब फर्टिलाइजेशन हो, और फर्टिलाइजेशन हर महीने हो, ये तो पॉसिबल है ना, ये तो होता नहीं है। फर्टिलाइजेशन तो कभी कभी होता है ना, रेयर केस में होता है ना। तो मोस्ट केस में क्या होता है कि जो एग रिलीज हुआ लेकिन इधर से स्पर्म नहीं आया, तो जब केवल एग रिलीज हुआ, एग का फ्यूजन नहीं हुआ स्पर्म से, तो फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो क्या नहीं बना, जायगोट नहीं बना, जायगोट नहीं बना तो एम्ब्रियो नहीं बना। तो जब एम्ब्रियो नहीं बना तो ये यूटेरस ने तैयारी की थी, जैसे शादी होती है, शादी के पहले टेंट लगता है, मंडप तैयार होता है, खाना पीना बनता है ना, ये सोच के कि दूल्हे राजा आएंगे, दुल्हनिया को लेके जाएंगे। लेकिन पता चला बीच रास्ते में दूल्हे राजा खफा हो गए, है ना, वो कहे कि अब मैं शादी नहीं करूंगा, तो जो जितनी तैयारी की गई थी सब बेकार। तो उसी तरह यूटेरस तैयार हो रहा था कि आएगा एम्ब्रियो, लेकिन एम्ब्रियो तब आएगा ना जब फर्टिलाइजेशन होगा, और अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, स्पर्म में एंटर नहीं किया, सिर्फ एग रिलीज हो रहा है, तो सिर्फ एग क्या कर लेगा,
तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा उस केस में एम्ब्रियो नहीं बनेगा, और एम्ब्रियो नहीं बनेगा तो यूटेरस की जो तैयारी थी वेस्ट गई। तो फिर उस समय क्या होता है ये जानना बहुत ज़रूरी है ना। तो तैयारी में ऐसी कौन सी तैयारी करता है यूटेरस, तो यूटेरस की जो लाइनिंग है, दीवारें हैं, वो मोटी हो जाती हैं और उसमें ब्लड सप्लाई बढ़ जाती है, ताकि अगर एम्ब्रियो आए तो एम्ब्रियो को नरिशमेंट प्रोवाइड कर सके। कौन? यूटेरस। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं, और अगर एम्ब्रियो नहीं आया तो यूटेरस की जो दीवारें मोटी हुई थी और उन दीवारों में जो ब्लड सप्लाई बढ़ी थी तो वो फिर किसी काम की नहीं। तो यही लाइनिंग टूटने लगती है, ब्रेक होती है, और यही लाइनिंग म्यूकस और ब्लड के साथ वेजाइना से बाहर निकलती है। उसी को कहते हैं मेंस्ट्रुएशन पीरियड, जो कि हर महीने आता है, क्योंकि हर महीने किसी एक ओवरी से एग निकलता है ना, और अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो फिर यूटेरस का तैयारी किस काम की, तो वो हर महीने ब्लड के फॉर्म में निकलता है। ठीक है, चलिए। लेकिन अगर एम्ब्रियो बना है और वो आकर यूटेरस में इम्प्लांट हो गया तो फिर एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा फीटस में, है ना। द एम्ब्रियो गेट्स नरिशमेंट फ्रॉम द मदर्स ब्लड। अब एम्ब्रियो माँ के ब्लड से नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा, और इसमें उसको हेल्प करता है कि स्पेशल टिश्यू जिसे कहते हैं प्लेसेंटा। तो प्लेसेंटा क्या है? प्लेसेंटा एक स्पेशल टिश्यू है जो शेप में एक डिस्क जैसा होता है, और ये एम्बेडेड होता है यूटेरस की दीवारों पर। और ये जो प्लेसेंटा होता है वो दिखने में कुछ ऐसा होता है, ये देखो। अगर आपको यहां डिस्क नजर आ रही है, नहीं आ रही है तो मैं आपको हाईलाइट करके दिखाता हूं। ये देखो, ये डिस्क है, इसी डिस्क को हम क्या कह रहे हैं? प्लेसेंटा कह रहे हैं। और प्लेसेंटा एम्ब्रियो के तरफ इसमें बहुत सारे छोटे छोटे प्रोजेक्शन होते हैं जिसे विलाई कहते हैं, और विलाई की वजह से सरफेस एरिया बढ़ जाता है। तो जो माँ का ब्लड है उसमें न्यूट्रिशन है, उसमें ऑक्सीजन है। तो माँ का ब्लड जब इस प्लेसेंटा के कांटेक्ट में आता है तो माँ के ब्लड से नरिशमेंट, न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन वो ट्रांसफर हो जाता है। और कहाँ? प्लेसेंटा में। और प्लेसेंटा से होते हुए ये अम्बिलिकल कॉर्ड से होते हुए कहाँ पहुँच जाता है? बच्चे में, फीटस में। और फीटस का जो कार्बन डाइऑक्साइड है, जो वेस्ट मटेरियल है, वो यहाँ प्लेसेंटा के थ्रू माँ के ब्लड में आ जाता है। तो प्लेसेंटा समझ लीजिए एक ऐसा जंक्शन है जहाँ एक्सचेंज हो रहा है। माँ से ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन बच्चे में ट्रांसफर हो रहा है, और बच्चे का कार्बन डाइऑक्साइड और वेस्ट मटेरियल माँ के ब्लड में ट्रांसफर हो रहा है। तो ये जहाँ एक्सचेंज हो रहा है, उस एक्सचेंज में मदद करने वाले डिस्क लाइक जो टिश्यू है उसे ही हम क्या कह रहे हैं? प्लेसेंटा कह रहे हैं। ठीक है, समझ में आया? अब मदर के साइड अगर देखोगे तो मदर के साइड यहाँ ब्लड स्पेसेस भरा होता है प्लेसेंटा में, विच सराउंड द विलाई। ठीक है, तो जैसे मान लो ये विलाई है, ठीक है, ये विलाई है, तो विलाई किसके तरफ होता है? एम्ब्रियो की तरफ होता है। प्लेसेंटा में जो विलाई है वो एम्ब्रियो की तरफ होता है, और माँ के तरफ प्लेसेंटा में क्या होता है? ब्लड स्पेसेस होते हैं, बड़े बड़े स्पेस होते हैं जहाँ माँ का ब्लड भरा रहता है। ठीक है, जिससे लार्ज सरफेस एरिया मिलता है ताकि ग्लूकोज, ऑक्सीजन आसानी से माँ के ब्लड से फीटस में ट्रांसफर हो सके, और फीटस का जो वेस्ट सब्सटेंस है वो यहाँ से माँ के ब्लड में ट्रांसफर हो सके, वही लिखा है। ठीक है, चलिए। इसीलिए कहा जाता है कि माँ को जब वो प्रेग्नेंट है उसको खाना पीना अच्छे से खिलाना चाहिए, क्योंकि जो वो खाएगी वही उसके बच्चे तक पहुँचेगा प्लेसेंटा के थ्रू। ठीक है, चलिए। अब उसी यूटेरस में, माँ के इस यूटेरस में, गर्भाशय में अगले 9 महीने तक इस फीटस का डेवलपमेंट होता है, और धीरे धीरे 9 महीने में ये पूरा एक फुली ग्रोन चाइल्ड में क्या होता है? मतलब एक बच्चे में डेवलप हो जाता है। द चाइल्ड इज बॉर्न एज ए रिजल्ट ऑफ रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल्स इन द यूटेरस। और फिर जब डिलीवरी का समय आता है तो यूटेरस की दीवारों पर कॉन्ट्रैक्शन होता है, जो कि एक प्रेशर लगाता है, जिस प्रेशर की वजह से बच्चा इस वेजाइना के रास्ते बाहर निकलता है, और फिर बच्चे का जन्म होता है। ठीक है, लेकिन मैंने बताया था कि एग अगर फर्टिलाइज हुआ तो एम्ब्रियो बनेगा, फिर एम्ब्रियो का इम्प्लांटेशन होगा यूटेरस में, और फिर यूटेरस उसको क्या करेगा? अगले 9 महीने तक संभाल के रखेगा, और फिर बच्चे का जन्म होगा। लेकिन अगर एग का फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, स्पर्म नहीं आया, तो हर महीने
ओवरी से एग तो रिलीज हो रहा है, लेकिन हर महीने स्पर्म आया ये तो कोई निश्चित है नहीं। तो फिर अगर एग आया स्पर्म नहीं आया तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। उस केस में जो यूटेरस ने तैयारी की थी, यूटेरस की दीवारें मोटी हुई थी और उसमें ब्लड सप्लाई बढ़ी थी, वो किसी काम की नहीं, तो वो ब्रेक होकर टूट कर गिरने लगती है। तो वही लिखा है, इफ द एग इज नॉट फर्टिलाइज इट लिव्स फॉर अबाउट 1 डे सिंस द ओवरी रिलीजेस 1 एग एवरी मंथ। हर महीने हर एक ओवरी एक एग रिलीज करती है, तो यूटेरस भी प्रिपेयर करता है अपने को ताकि वो उस फर्टिलाइज एग को रिसीव करे, एम्ब्रियो को रिसीव करे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, दिस लाइनिंग, ये जो यूटेरस की लाइनिंग मोटी हुई थी, वो लाइनिंग की कोई ज़रूरत नहीं, तो वो लाइनिंग ब्रेक होने लगती है और वो वेजाइना के रास्ते बाहर निकलती है, और साथ ही साथ ब्लड भी बाहर निकलता है और म्यूकस भी बाहर निकलता है, और इसी को हम कहते हैं पीरियड यानी मेंस्ट्रुएशन। और ये जो साइकिल है जो हर महीने लगभग 28 दिन की साइकिल रहती है, ठीक है, ये जो चलती है ये मेंस्ट्रुएशन कहलाता है। और ये कब तक चलती है? 2 से 8 दिन तक चलती है। तो 28 दिन और 2 से 8 दिन दोनों में अंतर है। तो ये जो साइकिल है, कौन सी साइकिल कि एग का रिलीज होना, एक बार एग रिलीज हुआ, अब एग कब रिलीज होगा? तो लगभग अगले महीने, मतलब कि 28 दिन बाद, है ना। तो ये तो आपको समझ में आ गया। लेकिन अगर एग रिलीज हुआ और फर्टिलाइज नहीं हुआ तो फिर यूटेरस की दीवारें टूट कर गिरेंगी, वेजाइना के रास्ते वो ब्लड और म्यूकस भी बाहर निकलेगा। तो ये जो ब्लड निकल रहा है ये 2 से 8 दिन तक निकलता है नॉर्मली, ये कहा गया है, ठीक है। तो फर्टिलाइजेशन हुआ तो फिर एम्ब्रियो बनेगा, जायगोट बनेगा, फिर जायगोट के बाद एम्ब्रियो, और वो जाकर यूटेरस में इम्प्लांट हो जाएगा। लेकिन अगर एग का फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो यूटेरस ने जो तैयारी की थी वो किसी काम की नहीं। यूटेरस की जो थिक दीवारें हैं वो ब्रेक होने लगती हैं, साथ ही साथ ब्लड और म्यूकस भी बाहर निकलता है वेजाइना से, और इसी को कहते हैं क्या? पीरियड। और इस साइकिल को जो रफली 1 महीने में एक बार चलती है, तो इसी साइकिल को मेंस्ट्रुएशन कहते हैं। और जब ब्लड निकलता है तो लगभग 2 से 8 दिनों तक ब्लड निकलता है, ठीक है। और ये जो पूरी साइकिल है ये लगभग 28 दिन की चलती है, तो 28 दिन मतलब रफली 1 महीना हो गया, है ना। चलिए अब बात कर ले, तो हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ह्यूमन बींग्स में पढ़ लिया, लेकिन हमको रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में भी बात करनी होगी, क्योंकि रिप्रोडक्शन एक ऐसा टॉपिक है जिस पे लोग शर्म करते हैं, लोगों की हेल्थ से जुड़ा हुआ टॉपिक है ना। Sexual act is a very intimate connection of bodies. It is not surprising that many diseases can be sexually transmitted. अब सेक्सुअल इंटरकोर्स यानी जब स्पर्म को फीमेल के शरीर में एंटर कराया जा रहा है तो उस समय ये 2 बॉडी बहुत ज़्यादा क्लोज आ जाती हैं। तो जाहिर सी बात है कि हो सकता है कि एक पार्टनर से दूसरे पार्टनर में कोई डिजीज़ भी ट्रांसफ़र हो जाए। तो सेक्सुअल इंटरकोर्स के समय जो डिजीज़ें ट्रांसफ़र हो सकती हैं उन्हें सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ यानी STD कहा जाता है। क्या कहा जाता है? STDs, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। फॉर एग्जाम्पल गोनोरिया, सिफाइलिस, एड्स, है ना। तो इनसे बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं? हाँ भाई, हमारी रिप्रोडक्टिव हेल्थ खराब हो जाएगी ना अगर हम सेक्सुअल इंटरकोर्स के समय अगर हमको कोई बीमारी हो गई, एड्स हो गया, सिफाइलिस, गोनोरिया हो गया, तो फिर ये तो प्रॉब्लम है, हमारी हेल्थ कॉम्प्रोमाइज हो गई। तो इससे बचने के लिए हम एक पेनिस पे कवरिंग यूज कर सकते हैं जिसे कहते हैं कॉन्डम, ठीक है। कॉन्डम यूज करना इसलिए फायदेमंद है कि कॉन्डम से कि जो स्पर्म जो है वो इसके अंदर ही रह जाता है, ठीक है। ये प्रिवेंट करता है ट्रांसमिशन ऑफ मेनी ऑफ दिस इन्फेक्शन टू सम एक्सटेंट, क्योंकि स्पर्म के थ्रू इन्फेक्शन ट्रांसफर हो रहा है। अब स्पर्म अगर कॉन्डम यूज किया जाए तो स्पर्म का ट्रांसफर नहीं होगा मेल से फीमेल के शरीर में, तो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज भी ट्रांसफर नहीं होंगी, है कि नहीं। तो इस तरीके से हम बच सकते हैं। अब प्रेगनेंसी से बचना यानी कि कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, ये भी देखना ज़रूरी है कि अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स हो रहा है और जो पार्टनर्स हैं वो ये नहीं चाहते कि जो फीमेल है वो प्रेग्नेंट हो, तो सेक्सुअल इंटरकोर्स हो लेकिन प्रेगनेंसी ना हो। मतलब मेल और फीमेल सेक्सुअल इंटरकोर्स तो करना चाहते हैं लेकिन माँ ये चाहती है कि वो प्रेग्नेंट ना हो, तो उससे बचने के क्या मेथड हैं? कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। तो पहला मेथड है वो है मैकेनिकल बैरियर बना दो, कुछ ऐसा बैरियर जिसकी वजह से स्पर्म और एग फ्यूज ही ना कर पाए।
तो मैकेनिकल बैरियर में जो स्पर्म है वो एग तक रीच नहीं करेगा, तो फ्यूजन फर्टिलाइजेशन होगा नहीं। तो मैकेनिकल बैरियर में आता है किसका एग्जाम्पल, कॉन्डम का। ठीक है, कॉन्डम ऑन द पेनिस और सिमिलर कवरिंग वर्न इन द वेजाइना कैन सर्व दिस पर्पस। तो फीमेल में भी कॉन्डम यूज किया जा सकता है वेजाइना में, और मेल में भी कॉन्डम यूज किया जा सकता है पेनिस में। तो अगर मेल और फीमेल कॉन्डम का यूज करें तो इससे स्पर्म और एग का मिलन नहीं होगा, फ्यूजन नहीं होगा। तो ये एक बैरियर की तरह काम करता है। कॉन्डम क्या है, एक मैकेनिकल बैरियर की तरह काम करता है, जिससे स्पर्म और एग फ्यूज नहीं करेंगे। तो सेक्सुअल इंटरकोर्स तो होगा लेकिन फ्यूजन नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा और मां प्रेग्नेंट नहीं बनेगी। तो एक तरीका यह है प्रेगनेंसी से बचने का। अगला तरीका है कि कुछ दवाइयां आती हैं जिन्हें हम कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स कहते हैं। ये दवाइयां खाने पर मां के शरीर में, क्योंकि ये फीमेल्स के लिए बनी होती है, ठीक है, तो ये दवाइयां पिल्स मां के शरीर में हार्मोनल चेंजेस करता है, जिसके वजह से जो ओवरी है वो एग रिलीज ही नहीं करता। तो जब एग ही रिलीज नहीं होगा तो स्पर्म का फ्यूजन होगा किसके साथ, तो फिर प्रेगनेंसी भी नहीं होगी। तो ये एक मेथड है जिसे हम कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स मेथड ही कहते हैं। ठीक है, तो ये हार्मोनल बैलेंस को चेंज कर देती है, जिसके वजह से क्या होता है, फर्टिलाइजेशन नहीं होता, क्योंकि ओवरी से एग ही रिलीज नहीं होता। लेकिन इसके साइड इफेक्ट भी होते हैं। ठीक है, चलिए, एक तरीका है कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस यूज करना, जिसका नाम है कॉपर टी, जो देखने में कुछ इस तरीके का होता है। टी शेप का होता है इसीलिए टी, और इसमें कॉपर की वायरिंग होती है इसीलिए कॉपर, तो नाम पड़ गया कॉपर टी। इस कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस को फीमेल के यूटेरस में इम्प्लांट कर देते हैं। तो ये देखो, ये यूटेरस है ना, यहाँ कॉपर टी लगा दिया। अब यहाँ से जो कॉपर निकलता है वो इस रास्ते को इतना थिक बना देता है कि जो स्पर्म है वो इसमें तैर ही नहीं पाता, क्योंकि स्पर्म को तैरने के लिए फ्लूइड मीडियम चाहिए। अब वो इतना गाढ़ा मीडियम होगा तो स्पर्म तैर नहीं पाएगा। तो स्पर्म तैर नहीं पाएगा तो एग इधर से रिलीज तो हुआ, लेकिन वहां तक स्पर्म नहीं पहुंचा। क्यों? क्योंकि स्पर्म के जो ट्रेवलिंग को इतना धीमा कर दिया किसने, इस कॉपर टी ने, जिससे फर्टिलाइजेशन नहीं होगा और मां प्रेग्नेंट भी नहीं होगी। तो एक तरीका ये है ना। एक और तरीका है क्या, सर्जिकल मेथड। सर्जिकल मेथड में जैसे कि अगर मेल्स की शरीर में बात की जाए तो ये जो वास्ट डिफरेंस है इसे काट कर अगर बांध दिया जाए तो बीच में रास्ता ब्लॉक हो गया। मतलब यहां से स्पर्म बनकर यहां तक तो आएगा, लेकिन यहां से यहां नहीं जा पाएगा। क्यों? क्योंकि आगे तो रास्ता कटा हुआ है। तो इफ द वास्ट डिफरेंस इन द मेल्स इज ब्लॉक्ड, स्पर्म ट्रांसफर विल बी प्रिवेंटेड। और अगर फीमेल में देखा जाए तो फीमेल में ये जो फैलोपियन ट्यूब है इसे काटकर बांध दिया जाए, टाई कर दिया जाए, तो फीमेल में जो एग है उसका स्पर्म के साथ मिलन नहीं होगा। तो दोनों केस में तो ये ध्यान रखना है कि सर्जिकल मेथड में मेल्स में किस चीज को कट करते हैं, वास्ट डिफरेंस को, और फीमेल में क्या कट करते हैं, फैलोपियन ट्यूब को। और कट करने के वजह से क्या होता है, फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता, स्पर्म और एग का फ्यूजन नहीं हो पाता। ठीक है, सर्जिकल मेथड्स कैन बी यूज्ड टू क्रिएट सच ब्लॉक्स। तो इस टाइप के ब्लॉक को बनाने के लिए, स्पर्म और एग के फ्यूजन को रोकने के लिए हम सर्जिकल मेथड यूज कर सकते हैं। मेल में वास्ट डिफरेंस को कट किया जाता है और फिर टाई कर दिया जाता है, और फीमेल में फैलोपियन ट्यूब को सर्जिकल मेथड से टाई करके, मतलब कट करके टाई कर दिया जाता है। इस तरीके से स्पर्म और एग के फ्यूजन को मिलने से हम रोक सकते हैं और प्रेगनेंसी को अवॉइड किया जा सकता है। ठीक है, चलिए, अब हमको यह भी देखना है कि सर्जरी कैन ऑल्सो बी यूज्ड फॉर द रिमूवल ऑफ अनवांटेड प्रेगनेंसी। मतलब कि ये जितनी भी अच्छी चीजें हम पढ़ रहे हैं ना हमारी नॉलेज के लिए, लोग इसका गलत फायदा भी उठाते हैं। क्योंकि माँ के पेट में जो बच्चा है, वो बच्चा जब डेवलप हो रहा है तो पता चल जाता है कि वो लड़का है या लड़की। ठीक है, और लड़की होने पर लोग उसको मारने लगते हैं, नहीं तो बड़ी होगी तो दहेज देना पड़ेगा, पढ़ाना पड़ेगा, पैसा खर्च होगा। तो माँ बाप की जो सोच बनी वो इसीलिए बनी। ठीक है, तो दिस में भी ये जो सर्जिकल मेथड है ना, ये मिसयूज किया जा सकता है बाय द पीपल हु डू नॉट वांट ए पर्टिकुलर चाइल्ड, एज इट हैपेंस इन इलीगल सेक्स सेलेक्टिव एबॉर्शन ऑफ द फीमेल फीटसेस। तो जो एबॉर्शन होता है जिसमें माँ के पेट के अंदर ही अगर वो बच्ची है
तो उसको मार दिया जाता है, ये इल्लीगल है। तो सेक्स का डिटर्मिनेशन भी इल्लीगल है और ये बच्चों को, माँ के पेट के अंदर बच्चियों को मारना, ये भी इल्लीगल है ना। इससे क्या होगा, अगर ये चलता रहा इल्लीगल काम, तो इससे हमारा सेक्स रेशियो बिगड़ेगा। केवल लड़के लड़के पैदा होंगे तो पॉपुलेशन में नंबर ऑफ मेल्स का नंबर बढ़ जाएगा, फीमेल्स का नंबर कम हो जाएगा। तो ये जो रेशियो है, जिसे हम सेक्स रेशियो कहते हैं, ये बिगड़ जाएगा, है ना। और ये बिगड़ गया था, तभी तो भारत सरकार को बहुत सारे कदम उठाने लगे। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना क्यों आई? इसीलिए कि ये लोगों को इल्लीगल काम करने से रोका जाए, बच्चियां भी पैदा हों और भारत देश का जो सेक्स रेशियो है वो बैलेंस बना रहे, है ना। तो वही लिखा है, बिकॉज ऑफ रेकलेस फीमेल फिटिसाइड चाइल्ड सेक्स रेशियो इज डिक्लाइनिंग एट एन अलार्मिंग रेट इन सम सेक्शन ऑफ आवर सोसाइटी, ऑल्दो प्रीनेटल सेक्स डिटर्मिनेशन हैज बीन प्रोहिबिटेड बाय लॉ। यहाँ की मतलब सरकार ने प्रीनेटल सेक्स डिटर्मिनेशन यानी बच्चे के जन्म के पहले सेक्स को डिटरमाइन करना बैन किया है। इसके बाद भी लोग कर रहे हैं और इसके वजह से अल्टीमेटली चाइल्ड सेक्स रेशियो इंडिया का बिगड़ रहा है। तो इसे रोकना है और इसे हमको क्या कहते हैं कि हमको लोगों को बीच इसको एक तरीके से मुहिम की तरह चलाना है कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना, नहीं तो इंडिया का सेक्स रेशियो बिगड़ेगा। तो ये सब हम इसलिए भी पढ़ रहे हैं ताकि लोगों को अवेयर कर सके, ठीक है। तो ये रहा हमारा चैप्टर पूरा कंप्लीट, वो भी एक सिंगल वीडियो में। तो अड्डा 24/7 क्लास 9 और 10 के साथ जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले चैप्टर के वन शॉट में। थैंक यू सो मच।